फाइनल ट्रेड में आपका स्वागत है। नमस्कार, मैं हूं दीपांशु भंडारी। एक्शन भरपूर हो रहा है बाजार में। नई सीरीज की दमदार शुरुआत होते हुए दिखी है और डेज हाई पर बाजार ट्रेड करते हुए दिख रहा है। 16,350 के ऊपर आपको दिखेगा निफ्टी। बैंक निफ्टी में भी 600 अंकों की तेजी आपको बनती हुई दिख रही है और इस समय एक्शन चौतरफा हो रहा है। तो बाजार के कई सारे सेक्टर्स इस समय पार्टिसिपेट करते हुए दिख रहे हैं। बैंक्स और फाइनेंशियल्स का तो पूरा सपोर्ट एक बार फिर से दिख रहा है। बैंक निफ्टी की आउट परफॉर्मेंस जरूर है, बट आज निफ्टी भी इस परफॉर्मेंस को मैच कर रहा है। तो डेज हाई से डबल सेंचुरी लगाने के बाद अब बाजार कहां जाएंगे, कैसा रहेगा आखिरी 1.5 घंटा, क्या बनानी है आपको स्ट्रैटेजी और कुछ दमदार ट्रेडिंग कॉल्स, सब लेकर हम हैं तैयार। इससे पहले कि ये शो की करें शुरुआत, एक बार देख लेते हैं कि इस समय की बड़ी बातें क्या हैं। 16,350 पर निफ्टी लगातार दूसरे हफ्ते आप साप्ताहिक बढ़त की तरफ मूव कर रहे हैं। तो एक जो रिबाउंड आया है आज, अच्छा रिबाउंड बाजार में बनते हुए दिख रहा है। बैंक निफ्टी लीडरशिप देखा को बैंक निफ्टी में आ रही है, 35,700 के करीब आ रहा है इस समय। और बैंक्स के अलावा आप देख रहे हैं आईटी शेयरों में अच्छी खरीदारी है। कल भी हमने ये ट्रेंड बनते हुए देखा था बाजार में, आज भी ऐसा ही ट्रेंड बन रहा है। तो आईटी की खरीदारी इंडेक्स 2.5% उछला है। ऑयल एंड गैस और मेटल, यहां पर आप बिकवाली का दबाव देख रहे हैं। ऑयल एंड गैस की तरफ से जो विंडफॉल गेन की बात हुई थी उसका प्रेशर बन रहा है और मेटल शेयरों में भी आप दबाव बनते हुए देख रहे हैं। अमेरिकी फ्यूचर्स अच्छा कारोबार कर रहे हैं। डाउ फ्यूचर्स करीब 50 पॉइंट ऊपर आपको दिखेंगे। यूरोप में भी ठीक ठाक कारोबार हो रहा है। तो ग्लोबल संकेतों का सहारा है। पहला दिन है सीरीज का और हमारे बाजार भी बढ़िया मूड माहौल में ट्रेड कर रहे हैं। आइए फिर बताएं आज के लिए कुछ नतीजे जो आ चुके हैं, साथ ही खबरों वाले शेयर्स और साथ ही इंपॉर्टेंट ट्रिगर्स आने वाले दिनों के लिए। कुशल और वरुण दोनों हैं हमारे साथ तैयार। कुशल, गुड आफ्टरनून। बताएं इंपॉर्टेंट ट्रिगर्स कौन से दिख रहे हैं बाजार के लिए? गुड आफ्टरनून दीप। ट्रिगर्स के लिहाज से निफ्टी से अभी भी जेएसडब्ल्यू स्टील के नंबर्स आने बाकी हैं। साथ ही एफएनओ स्पेस से 9 कंपनियों के नंबर्स अभी भी आएंगे, जिसमें आरती इंडस्ट्रीज, एस्ट्रल, सीजी कंज्यूमर इलेक्ट्रिकल, सिटी यूनियन बैंक, गेल, ग्लेनमार्क फार्मा, इन्फोएज, यूनाइटेड स्पिरिट्स और सन टीवी के नेटवर्क्स आएंगे। सन टीवी के नंबर्स भी आने बाकी है। क्यूआईपी के जरिए पूंजी जुटाने पर नतीजों के साथ साथ जेएसडब्ल्यू स्टील बोर्ड बैठक करता हुआ दिखेगा। कल के दिन में एमएनएम और ओएनजीसी निफ्टी से अपने नंबर्स डिक्लेयर करेंगी। साथ ही एफएनओ स्पेस से हिंदुस्तान कॉपर के भी नंबर्स आते हुए दिखेंगे। सोमवार 30 मई निफ्टी से सन फार्मा के नंबर्स आएंगे। एफएनओ स्पेस से आईआरसीटीसी, जुबिलेंट फूडवर्क्स, साथ ही एनबीसीसी, ऑरोबिंदो फार्मा, डिक्सन टेक और जीएसपीएल के नंबर्स पर भी नजर रखनी है आपको। एथॉस लिमिटेड की लिस्टिंग होगी तो यहां पर अपना फोकस रहेगा। इश्यू साइज कुल 472 करोड़ रुपए का था। सब्सक्रिप्शन जो है 1.04 टाइम्स ये होते हुए दिखे थे। और मोर इंपॉर्टेंटली आप देखिए एलआईसी की हाल ही में लिस्टिंग हुई थी और अब इन्होंने 30 तारीख को अपना जो रिजल्ट्स है उसको डिक्लेयर करने का फैसला किया है। डिविडेंड पर भी ये बोर्ड बैठक करते हुए दिखेंगे। एक्स डिविडेंड ट्रेड करेगा जेएसडब्ल्यू एनर्जी का काउंटर और साथ ही यूएस में जो है छुट्टी रहेगी सोमवार के दिन मेमोरियल डे के उपलक्ष्य में। मेमोरियल डे है, यूएस में छुट्टी रहेगी। आज शाम ऑफ कोर्स वहां पर एक्शन होने वाला है और साथ ही इस समय आप देख रहे हैं कुछ नतीजे भी आपकी स्क्रीन पर आ रहे हैं। पर आइए जानते हैं वरुण के साथ कुछ नतीजे जो आ चुके हैं और साथ ही आज की अन्य खबरें भी। गुड आफ्टरनून वरुण, बताइए। गुड आफ्टरनून दीप। तो नतीजों के साथ ही शुरुआत करता हूँ क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा तो वही है। बीएमएल यहाँ देखेंगे अगर आप मिक्स नतीजे हैं। मुनाफा जो है 160 करोड़ से घटकर 135 करोड़ पे आया है। मार्जिन्स लेकिन बड़े हैं, 10% से बढ़ के करीब 13.5% के आसपास। 5 रुपये प्रति शेयर के डिविडेंड का ऐलान किया है। इंडिया सीमेंट भी वीक है, मुनाफे से घाटे में कंपनी आई है। आय अगर आप देखेंगे वहाँ पर गिरावट है। वहीं कंपनी के जो मार्जिन है 13.8% से गिरकर 4.4% के आसपास आए हैं। 1 रुपये प्रति शेयर के डिविडेंड का ऐलान किया है। लेकिन गोदरेज इंडस्ट्रीज नतीजे बेहतरीन है। आय 2611 करोड़ से बढ़कर 4445 करोड़ के आसपास आई है और कंपनी का मुनाफा जो है उसमें भी अच्छी खासी बढ़ोतरी हुई है। इनफैक्ट 16 करोड़ के घाटे के मुकाबले 227 करोड़ का मुनाफा इस कंपनी ने दिया है, उसका इंपैक्ट स्टॉक पे भी देखने मिल रहा है। पीएसपी प्रोजेक्ट नतीजे अच्छे हैं। मुनाफा करीब 42 करोड़ से बढ़कर 55 करोड़ के आसपास आया। मार्जिन माफ कीजिएगा 12.6% से बढ़ के 15.9%। 5 रुपये प्रति शेयर के डिविडेंड का ऐलान किया है। अपार इंडस्ट्रीज नतीजे अच्छे हैं। मुनाफा करीब 48 करोड़ से बढ़कर 83 करोड़ के आसपास आया है और मार्जिन्स में भी करीब 1% के आसपास की बढ़ोतरी हुई है। आरसीएफ मिक्स है क्योंकि मुनाफा 153 करोड़ से बढ़ के 213 करोड़ पे आया, लेकिन मार्जिन्स में गिरावट है। 10.4% से गिर के 8.3% और 2 रुपये 37 पैसे प्रति शेयर के फाइनल डिविडेंड का ऐलान किया है। मैन इंडस्ट्रीज फ्लैट नंबर्स है। मुनाफा 25 करोड़ के आसपास, कंपनी का फ्लैट है 25-26 करोड़ के आसपास। रुचि सोया इसके भी नंबर्स आए हैं जहां पे आय जो है करीब 47% बढ़ी है और 5 रुपये प्रति शेयर के डिविडेंड का ऐलान किया है। एक खबर है जो कि ब्राइटकॉम ग्रुप के लिए आई है कि इन्होंने जो शेयर होल्डर्स को शेयर देने थे, टेक्निकल इशू के कारण ये नहीं दे पाए हैं। अगले कुछ दिनों में मामला जो है वो कहीं ना कहीं उसका समाधान करने की कोशिश करेंगे। लेट्स सी। और 2 ब्लॉक डील हुई है। वोल्टास 11 लाख शेयर्स की और हिंडाल्को 6,70,000 शेयर्स के बड़े सौदे इस काउंटर में हुए हैं। ओके, तो कुछ बड़े सौदे आपके लिए और कुछ इंपॉर्टेंट खबरें भी आती हुई दिख रही हैं। और वरुण,
नोटिस करिए गेल, इसके भी नंबर्स आपकी स्क्रीन पर आते हुए दिख रहे हैं। बात करते करते हैं गेल, यहाँ पर आप रिजल्ट्स आते हुए दिख रहे हैं। तो कुणाल जी भी हमारे साथ इस शो में है, और कुणाल जी आप गेल के चार्ट पुलअप करिए सर। तब तक एक बार जो नतीजे आए हैं उन्हें मैं मार्क कर देता हूं गेल के लिए। स्टैंड अलोन बेसिस पर मुनाफा आया है 2680 करोड़ का। हमने अनुमान थोड़े ज्यादा मुनाफे का लगाया था, 3080 करोड़ का हमने अनुमान लगाया था। और पिछले साल के मुकाबले देखें तो मुनाफा गिरकर आया है, 3300 करोड़ के आसपास से गिरकर ये 2680 करोड़ का मुनाफा आते हुए देखा है। तो फर्स्ट कट मुनाफा तिमाही दर तिमाही अगर आप देखें तो थोड़ा हमारे अनुमान से कम ही इस समय आपको दिख रहा है। आय की बात करें तो लगभग 26,960 करोड़ की इनकी आय आती हुई दिखी है। हमारा अनुमान 28,600 करोड़ का था। तो अगेन आय भी काफी कम है मुनाफे के अनुमान के मुताबिक अगर देखें तो। मुनाफा आय दोनों फर्स्ट कट अगर आप देखें गेल के तो अनुमान से कम ही आपको आते हुए दिख रहे हैं। कामकाजी मुनाफा भी 3,715 करोड़ के आसपास का आते हुए दिखा है। अगेन हमारा अनुमान था 4,130 करोड़ का। तो ऑन ऑल फ्रंट्स अनुमान से कमजोर हैं गेल के नतीजे, और स्टॉक भी अब रिएक्ट कर रहा है। कुणाल जी गुड आफ्टरनून सर, गेल का चार्ट देखें। गुड आफ्टरनून दीपांशु। देखिए चार्ट तो कमजोर है, कोई दो राय नहीं है इसमें, लेकिन केवल एक बात है कि 147 के आसपास जहां अभी ट्रेड कर रहा है यहीं पर चार्ट पर एक सपोर्ट नजर आता है। तो मेरी नई बिकवाली की राय नहीं है, होल्ड करना चाहिए जिनके पास पोजीशन है। अगर आज क्लोज 147 के नीचे आता है तो जरूर एक बार के लिए एग्जिट करना चाहिए। फिर मुझे लगता है 142 के लेवल्स पे आएंगे तो 147 के नीचे क्लोज आए तो निकलें, अन्यथा बने रहे उछाल में निकलने का प्रयास करें। 13.8% का मार्जिन आया है 16.4% से गिरकर, और हमारा अनुमान 14.4 था। तो चारों मैट्रिक्स पर कमजोर नतीजे हैं अनुमान मुताबिक भी देखें, और अदरवाइज भी कमजोर परफॉर्मेंस का अनुमान था, उससे भी वीक ही आए हैं। पर आइए बाजार के मूड माहौल की बात करें। गेल तो थोड़ा डिसअपॉइंट कर रहा है, बट बाजार टॉप फॉर्म में है, डेज हाई पर आप ट्रेड कर रहे हैं। अभी थोड़ी देर पहले एक अटेम्प्ट बाजार कर रहा था 16,400 के लिए। अनिल जी गुड आफ्टरनून, वेलकम सर जी। बढ़िया एक्शन है, बैंक्स की आउट परफॉर्मेंस बरकरार है, बट निफ्टी भी आज पार्टिसिपेट कर रहा है जी। और बारिंग ऑयल एंड गैस और मेटल्स, थोड़ा कमोडिटी प्लेस को निकाल दें तो बाकी सारे सेक्टर्स में बढ़िया तेजी बनी हुई है सर। बिल्कुल दीप, और हम अच्छे लेवल पर आ गए। वीकेंड सेशन है, 16,400, 425, 400 के आसपास के जो लेवल्स हैं। अब मुझे लगता है यहाँ पर प्रॉफिट बुकिंग करने का लेवल है जी, जहाँ पर आप थोड़ी बहुत हल्की फुल्की प्रॉफिट बुकिंग करके वापस नीचे एंट्री करने के लिए जगह रख सकते हैं, क्योंकि ट्रेडिंग एंड के हायर एंड पे है। वैसे फ्राइडे को अगर आप 16,400 के ऊपर बंदे तो इससे बढ़िया बात हो नहीं सकती, राइट। तो वो वक्त बताएगा, लेकिन फ्रेश खरीदारी अब 16,425 के ऊपर करेंगे या थोड़ा नीचे आ जाएगा तब देखेंगे। अभी फ्रेश खरीदारी करने के लिए अब हम हो चुके हैं लेट। बैंक निफ्टी 16,000 माफ कीजिएगा 35,665 है, 35,750, 850, 950 ऊपर के जो लेवल है वो अभी भी इंटेक्ट है। तो बैंक निफ्टी में अभी भी थोड़ी सी स्टीम बची है, निफ्टी में भी 50-75 पॉइंट की स्टीम बची है। तो वहां पर अब ऊपर के लेवल पे धीमे धीमे प्रॉफिट बुक करें, और फ्रेश खरीदारी या तो एक ब्रेकआउट निफ्टी में होने दें 16,425 के ऊपर का, तब खरीदें, अदरवाइज रुक जाएं। और अगर आपको लगता है कि नहीं मंडे के लिए रखना है तो कोई इशू नहीं, मतलब ऐसा नहीं कि आपको एग्रेसिवली शॉर्ट करना है, लेकिन इन लेवल पे रिस्क रिवॉर्ड रेशियो फ्राइडे के दिन दोपहर में 2 बजे आपके लिए उतना फेवरेबल नहीं। इंडेक्स की बात कर रहा हूँ, स्टॉक स्पेसिफिक जो आपके ब्रेकआउट्स आ रहे हैं वो करते रहिए। दूसरी चीज, 5 दिनों से आपका अमेरिका मजबूत है। आज अमेरिका के फ्यूचर 50 पॉइंट ऊपर है, हो सकता है 6 डे भी हो, और हो सकता है 5 दिनों की तेजी के बाद एक बार थोड़ा रुके। तो वीकेंड सेशन है तो हम आप मंडे के लिए जगह रखिए। कहने का मतलब है कि इन लेवल्स पे आपके लिए रिस्क रिवॉर्ड रेशियो फेवरेबल कम है। हाँ, अगर 16,425 के ऊपर ब्रेकआउट मिल जाता है तो उस पर हम नज़र रखेंगे। तो वही एक लेवल है जिस पे नज़र है। बाकी बैंक निफ्टी तो परफेक्ट है, बैंक निफ्टी में कहीं कोई समस्या नहीं है। निफ्टी में हम 16,425 के ऊपर फ्रेश खरीदारी करेंगे, और जिन लोगों को एक अच्छा मौका मिल रहा है, आप जैसे 2 दिन पहले 16,400 था, अचानक से 15,900 आ गया, 16,400 से 15,740 कई बार है। तो जो अगर फंसे हुए हैं और आपके लेवल आ रहे हैं और हल्का होना चाहिए, वीकेंड पे हो जाइए, मंडे वापस कर लीजिएगा, सिंपल सी चीज़। और अगर आज 3:30 बजे ब्रेकआउट देके बंद होता है निफ्टी भी, बैंक निफ्टी के बाद, तो फिर वापस खरीद लेंगे जैसा भी। तो सिंपल सी चीज़ है, ठीक है, अपना रिस्क मैनेजमेंट मैनेज करके चलिए। बिल्कुल, तो रिस्क मैनेजमेंट आपको बाजार में संभालना है, ये आपकी बात है। अच्छी तेजी आ गई है, लेवल्स भी आ गए हैं, टारगेट्स भी आ गए हैं, एंजॉय करिए। ये है बाजार का एक्शन इस समय, और नतीजे भी आपकी स्क्रीन पर आ ही रहे हैं। थोड़ी देर में अनिल जी से उनकी मार्केट स्ट्रैटेजी भी लेंगे और फिर जानेंगे और क्या कर सकते हैं आप इस बाजार में। आइए पहला बिगुल क्लोजिंग शो का मुद्दत जी के लिए मुनाफे वाला मुद्दत। गुड आफ्टरनून मुद्दत जी, बताएं सर। गुड आफ्टरनून दीप, गुड आफ्टरनून अनिल जी। देखिए, हम देख रहे हैं लाइफ इंश्योरेंस कंपनीज में काफी अच्छा मूवमेंट बना हुआ है। कल हमने एचडीएफसी लाइफ पर बात करी थी, उसमें सारे टारगेट्स अचीव होते हुए नजर आए हैं। देखिए, यहाँ पर जो बाय करके चलना है,
आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल लाइफ इंश्योरेंस, आईसीआईसीआई प्रू 531 रुपए CMP है, यहाँ पर बाय करने की सलाह है। टारगेट बनेगा 40 का रुपए, टारगेट बनेगा 545 रुपए का और स्टॉप लॉस बनेगा 526 का। पेनेंट पैटर्न बना है, बुलिश पेनेंट पैटर्न, उसका ब्रेकआउट देखने को मिला है। अगर डेली चार्ट्स पे बात करते हैं, हैमर बनाने के बाद कल एक इस चार्ट्स पर हैमर बनता हुआ नजर आया, उसके बाद लगातार उसके ऊपर ये काउंटर ट्रेड होता हुआ नजर आ रहा है। वीकली चार्ट्स पर एक डाउनवर्ड स्लोपिंग रेजिस्टेंस लाइन का ब्रेकआउट है। ये सारी चीज ये इंडिकेट करती हैं स्टॉक में बड़ा अपसाइड मूव देखने को मिल सकता है। 540 545 कंजर्वेटिव टारगेट है, अगर इनको भी निकाल दिया तो 570 तक के अपसाइड मूव आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल में देखने को मिलेंगे। स्टॉप लॉस रहेगा 526 का। तो ये है राय आपके लिए HDFC लाइफ में खरीदारी करने की राय आ रही है आपके लिए कुणाल जी राकेश जी की तरफ से भी बिगुल चार्ट कॉर्नर का। बताएं सर। अनिल जी, हमारा चार्ट कॉर्नर पिक है GMR इंफ्रा। GMR इंफ्रा पे खरीदारी की राय है। नीट क्लीन क्लियर रिवर्सल है, नीट क्लीन क्लियर शॉर्ट टू मीडियम टर्म चार्ट पे नीट क्लीन क्लियर ब्रेकआउट है। ओवर टू कुणाल जी। अनिल जी देखिए, सारे एवरेजेस के ऊपर GMR निकला है, एक ब्रेकआउट हुआ है चार्ट पर 37 रुपए 25 पैसे के ऊपर, और अब जो अगली रेजिस्टेंस बाधा चार्ट पर नजर आती है वो 40 रुपए से ऊपर 40, 50, 41 के रीजन में है, तो काफी बड़ा अपसाइड मुमकिन है। और स्टॉप लॉस छोटा रखना है तो रिस्क रिवॉर्ड फेवरेबल है, खरीद करके चले। स्टॉप लॉस रखना है 37 रुपए 45 पैसे पर, तो 37 रुपए 45 पैसे फ्यूचर्स में स्टॉप लॉस रखकर बाय करने की राय है। पहला टारगेट होगा 38 रुपए 70 पैसे का, इवेंचुअल टारगेट 39.25 का। GMR में खरीदारी की राय। ओके, तो यह है आपके लिए GMR इंफ्रा, जिस पर आप करके चल सकते हैं खरीदारी। बिगुल किरण जी के लिए, किरण का कमाल। गुड आफ्टरनून किरण जी, बताएं सर। आफ्टरनून अनिल जी, वेरी गुड आफ्टरनून दीप। मेरा बाय कॉल है ऑटो स्टॉक के पे, जहां पे अशोक लेलैंड है। मैं ऑप्शन स्ट्रेटेजी दूंगा, उसके बाद रीजंस बताऊंगा। 140 का इन द मनी कॉल ऑप्शन जो कि अभी 7 रुपए 55 पैसे के आसपास मिल रहा है, वो बाय करने की सलाह है। आपका स्टॉप लॉस 1.5 रुपए नीचे यानी 6 रुपए पे रखना चाहिए, वो स्ट्रिक्ट एंड ऑफ डे क्लोजिंग बेसिस पे रखना चाहिए। मेरा टारगेट 4 से 5 दिनों का रहेगा, वो पहला टारगेट रहेगा 12, दूसरा रहेगा 16। इसके रीजंस ये है दीप कि जो ऑप्शन चेन डेटा है में 27 लाख शेयर्स 140 पे है और वो ट्रैप होते नजर आ रहे हैं। और आज की एडिशंस देखते हैं तो सिर्फ अभी थोड़ी देर पहले तो एडिशंस थे, अभी तो अनवाइंडिंग शुरू हो गई, सिर्फ 40,000 शेयर्स ऐड हुए। इसका ये मतलब हुआ दीप, ये समझना बहुत जरूरी है कि जो रोल ओवर है शॉर्ट्स कल परसों में जो जहां पे मार्केट गिरावट हो रही थी, वो ट्रैप होते नजर आ रहे हैं। आज फ्रेश एडिशंस नहीं है, तो जो ट्रैपिंग के शॉर्ट कवरिंग की वजह से जो अपमूव मिलेगा वो काफी स्ट्रांग मिलेगा, आपका मूव बहुत बड़ा होगा। और चार्ट पैटर्न भी देखते हैं तो मेरा मानना है कि जो पिछला स्विंग टॉप था जनवरी सीरीज का, वो भी इसने निकाल लिया है। तो मेरा मानना है कि इस 5 से 7 दिनों में 150 153 तक जाने की संभावना है। तो ये बड़े मूव के लिए यानी 10 से 15 रुपए की मूव जो कैश में आएगी, हमारे प्रीमियम्स जो टारगेट जो मैंने 12 और 16 बताए वो बहुत छोटे हैं, वो हासिल होते नजर आएंगे। तो ये छोटे से रिस्क के साथ 1.5 रुपए के रिस्क के साथ प्रीमियम डबल होने की जो उम्मीद है उस पर हमें दाव लगाना चाहिए। ओके, तो ये है आपके लिए किरण जी की पसंद अशोक लेलैंड, जहां पर आपको रखनी है नजर। और ऑटोज की अगर आउट परफॉर्मेंस की बात करें तो अशोक लेलैंड बहुत ही बढ़िया परफॉर्मर रहा है। TVS मोटर्स में भी आप आज अच्छा एक्शन देख रहे हैं, मारुति 8000 के पार जाते हुए दिखा है। तो ऑटो स्टॉक्स एक एक करके फ्लेवर में आए। अभी तो और चलेगा, अभी तो और चलेगा। हमारी तो थीम ही है इस बार, ऑटो बैंक्स, बस दोनों ही चलाते रहो आप, यहीं पर रखना है नजर। यस, शरद जी भी है हमारे साथ, शरद जी से भी पूछते हैं। गुड आफ्टरनून शरद जी, कोई ऑटो स्टॉक जो आपके रेडार पर हो? अच्छी एक रैली ऑलरेडी कुछ नेम्स में बन चुकी है, बट यहां से कैसा एक्शन देखते हैं सर? देखिए, फ्रंटलाइन स्टॉक्स में हमें लगता है टाटा मोटर्स सबसे आइडियली प्लेस्ड है अगर आप बड़े रिटर्न्स के लिए इन्वेस्ट करना चाहते हैं। तो M&M भी हमें अच्छा लगता है, बट M&M में थोड़ा रनअप आया है तो हो सकता है थोड़ा कूल ऑफ करे। टाटा मोटर्स हमें काफ़ी अच्छा लगता है 650 के आसपास के लक्ष्य के लिए। और छोटे स्टॉक्स में एक स्टॉक है अतुल ऑटो जो 3 व्हीलर्स वगैरह में ज़्यादातर डील करता है। हमें लगता है 3 व्हीलर्स में जो स्लो डाउन सबसे ज़्यादा रहा पिछले 1.5 साल में और पोस्ट कोविड रिकवरी भी नहीं आई,
तो आने वाले समय में अतुल ऑटो में एक बहुत बढ़िया रिकवरी नंबर्स में देखी जा सकती है। तो ये है अतुल ऑटो जो पसंद है शरद जी को ऑटो स्पेस में। शरद जी से पूछेंगे ऑटो के बाद बैंक्स में क्या पसंद है। अगर कोई पसंद नहीं होगा तो यही पूछ लें कौन से बैंक में अकाउंट है, उससे पता चल जाएगा कौन सा बैंक पसंद है। लेकिन शरद जी उसका जवाब तैयार रखें, तब तक एक बार सुमित जी के पास हम जाकर आते हैं। बिगुल उनके लिए सुमित का सुपरहिट। बताएं सुमित जी। गुड आफ्टरनून अनिल जी। जी अनिल जी, बाय का स्टॉक रडार पे आया है। स्टॉक का भाव चल रहा है 64 रुपए 80 पैसे, 64 रुपए 90 पैसे। स्टॉक का नाम है HSCL हिमाद्री स्पेशलिटी केमिकल लिमिटेड। ये स्टॉक पिछले 2 दिनों का हाई ब्रेक कर रहा है, बॉलिंगर बैंड का मिडिल बैंड क्रॉस कर रहा है और मेरे को लग रहा है कि अगले हफ्ते तक ये स्टॉक यहां से एक बढ़िया मूव ऊपर की तरफ दिखाने को तैयार है। 60 रुपए 61 रुपए इसका नीचे में सपोर्ट है, तो 60 रुपए के आसपास का इसके अंदर स्टॉप लॉस लगाएं। ऊपर के अंदर जो टारगेट देखने को मिल सकते हैं HSCL के अंदर 70 रुपए का पहला टारगेट बनेगा। 70 रुपए का लेवल निकलता है तो 75 रुपए तक के लेवल HSCL में ऊपर की तरफ देखने को मिल सकते हैं। तो यहाँ पे CMP पे खरीदारी करें। 70 से 75 का ऊपर में टारगेट होगा, नीचे में 60 रुपए के आसपास का स्टॉप लॉस होगा। ओके, तो हिमाद्री केमिकल है वो स्टॉक जहां पर खरीदारी करने की राय आती हुई सुमित जी की तरफ से। 70 का स्टॉप लॉस, सॉरी 60 का स्टॉप लॉस, 70 और 75 का टारगेट। सुमित जी, अचानक से जैसे आप देख रहे हैं चार्ट सारे, ठीक है, FNO वाले से एकदम आप कैसे इसमें कैश वाले चार्ट में घुस जाते हैं? अनिल जी, ये स्टॉक मेरे रडार पे आया और ये स्टॉक के अंदर चार्ट्स के ऊपर कंसोलिडेशन के साथ साथ अब अपसाइड मूव देखने को मिल रहा है। तो स्कैनर लगा रखा है अनिल जी, स्कैनर के अंदर ये नजर पे आ गया तो ये कॉल दे दिया। कितने कंप्यूटर है आपके पास में? फिलहाल तो 3 है अनिल जी स्क्रीन के साथ। विश्वेश जी आपके पास? 30। अनिल जी एक ही है, एक लैपटॉप स्क्रीन ही है। बाकी कहाँ गए? बिक गए? इतना तो मार्केट खराब ही नहीं हुआ। नहीं अनिल जी, एक्चुअली शो के टाइम पे काफ़ी सारे स्क्रीन लेके कोई मतलब नहीं है, वैसे भी तो गिन के 2 ही कॉल देने होते हैं, तो एक ही स्क्रीन है अनिल जी। बाकी वो 10-12 तो है ना जो आपने शो के लिए लगाए हुए, जिसके साथ आप जो फोटो अच्छी खिंचवाते हैं। हमको लगता है कि हमारे विश्वेश जी बहुत इंटेलेक्चुअल है, उन सारे कंप्यूटर के साथ वो तो रखे है ना। हाँ बिल्कुल अनिल जी, अगर आप देखेंगे तो कल बॉटम पकड़ा था अनिल जी, पिछले वीक में 16,400 पे सेल किया था। डेल्टा कॉर्प 290 में बेचा था अनिल जी, बिरला सॉफ्ट 390 में बेचा था। ये पूरा फॉल पकड़ा है अनिल जी, तो वो कंप्यूटर का ही कमाल है अनिल जी, मोर और लेस। कंप्यूटर का नहीं कमाल है, कंप्यूटर सबके पास है, कमाल आप ही का है खाली। विश्वेश जी बिल्कुल बहुत ही बढ़िया, शानदार। आइए बढ़ते हैं आगे, और विश्वेश जी की तरफ से भी तैयारी है कुछ न कुछ बेहतरीन कंप्यूटर में से निकालने की। तब तक एक बड़ी खबर की तरफ करते हैं फोकस, और T+1 ये वो एक ऐसा मुद्दा है जहां पर अब आपका ट्रेडिंग साइकिल एक दिन से छोटा होने वाला है, या यूं कह सकते हैं कि 50% कम होने वाला है। अभी T+2 होता है, यानी कि आज आप शेयर खरीद रहे हैं, बेच रहे हैं, तो आपको 2 दिनों के अंदर सेटलमेंट हो जाएगा, पैसा देना पड़ेगा, शेयर आ जाएंगे, शेयर देंगे, पैसा आ जाएगा। इसमें एक बड़ा बदलाव हो रहा है, उस बदलाव पर हम फोकस करेंगे। बहुत इंटरेस्टिंग और बड़ी स्टोरी लेकर आ रहे हैं, लेकिन उससे पहले जल्दी से एक बार मैंने चूंकि कमिट कर चुका हूँ शरद जी को कि शरद जी से हमें बैंकिंग स्टॉक्स के बारे में भी पूछना है। शरद जी बताएं आपकी पसंद का बैंकिंग शेयर। जी, HDFC बैंक मेरी टॉप बेट है। उस हिसाब से हमें लगता है 1900 के आसपास के लक्ष्य रखने चाहिए, और जैसे जैसे मर्जर क्लियर होता है वहाँ पे वो सबसे बड़ी अपसाइड आपको मिलनी चाहिए। ओके, तो ये है आपके लिए HDFC बैंक पसंद का शेयर शरद जी की तरफ से। आइए बढ़ते हैं अब आगे, और तैयार है हमारे साथ ब्रजेश बताने के लिए पूरी खबर। ब्रजेश बताइए, T+1 पर बाकी तो सब लोग प्रसन्न हैं, खुश हैं, खाली थोड़ी फॉरेन इन्वेस्टर्स को लगता है कि हमें मुश्किलें होंगी। तो ये बताइए कि क्या उनकी मुश्किलें दूर होने जा रही है, क्या रास्ता निकल रहा है, क्या T+1 फुल फ्लेज सारे शेयरों में लागू होने की तैयारी है? बिल्कुल, जो सबसे बड़ी चिंता यही जताई जा रही थी कि सारे लोग तो जुड़ रहे हैं, लेकिन FPIs की जो चिंताएं हैं उनका क्या होगा, क्योंकि वो कहते हैं कि हमको जो है ट्रेडिंग के एक दिन बाद मॉर्निंग तक का मौका दीजिए ताकि हम ट्रेड कंफर्मेशन कर पाएं। जब लेकिन बाकी सब लोगों के लिए नियम ये है कि आपको जिस दिन आपका ट्रेड है उसी दिन 7:30 बजे तक शाम को आपको कंफर्मेशन देना होता है। तो उसी ये जो बड़ी दिक्कत बताई जा रही थी, तो इसका हमें जो सोर्सेज बता रहे हैं सेबी के, वो ये है कि इसका अक्टूबर तक सोल्यूशन निकाल लिया जाएगा। और इसके लिए FPIs की जो मीटिंग हुई थी इस महीने, उसमें जो कस्टोडियंस थे और FPIs थे, सारे लोग आए हुए थे मीटिंग में, और उनसे वॉल्यूम मांगा गया है। FPIs से वॉल्यूम मांगा गया है, आखिरी घंटे में कितनी ट्रेडिंग होती है इसका डेटा मांगा गया है, आखिरी घंटे में लिक्विडिटी कैसी रहती है, किन स्टॉक्स में रहती है, ये सारा डेटा मांगा गया है। और इस डेटा के आधार पर
ये पूरा काम जोर शोर से चल रहा है कि इस समस्या का जो हल है वो निकालकर सितंबर या अधिकतम अक्टूबर तक जो है वो दे दिया जाए। ये भी मुमकिन है कि ये रास्ता भी सुझाया जाए कि गिफ्ट सिटी में जहां करीब 22 घंटे तक कामकाज होता है, क्यों नहीं उस रूट का इस्तेमाल करके एफपीआईज जो है ये दिक्कतें अपनी दूर कर लें। तो कुल मिलाकर बहुत जोर शोर से इस पर काम किया जा रहा है और पूरा भरोसा एक तरह से दिया गया है कि सितंबर नहीं तो अधिकतम अक्टूबर तक इस समस्या का हल निकाल लिया जाएगा। दरअसल जो स्टॉक्स जिसमें बड़े पैमाने पर एफपीआईज ट्रेड करते हैं वो सितंबर के बाद से बड़े पैमाने पर आना शुरू होंगे। हालांकि अगले महीने से भी कुछ शेयर जो है धीरे धीरे जाना शुरू होंगे उस कैटेगरी में, क्योंकि इसका पैमाना ये है कि नीचे से मार्केट कैप के अभी हिसाब जो सबसे नीचे 500 बिल्कुल वो हर महीने जो है जुड़ रहे हैं इसमें। तो सितंबर के बाद से बड़े पैमाने पर शेयर जुड़ने शुरू होंगे और अगले साल जनवरी फरवरी तक सारे के सारे जो टॉप 200 250 स्टॉक्स हैं वो सारे के सारे आ जाएंगे, जिनमें एफपीआई ट्रेड करते हैं वो आ जाएंगे। अच्छा चलो, एफपीआई की समस्याएं आप कह रहे हैं जो भी है, उन्होंने बताई कि हमारे ट्रेड कंफर्मेशन में दिक्कत होती है, टाइम फंड ट्रांसफर करना, फॉरेक्स का इशू है, वो जो उसको सेटल करने की कोशिश भी की जा रही है। लेकिन आम निवेशकों को, जैसे आप हैं, मैं हूं, हमारे इन दर्शक हैं जो शेयर खरीदते बेचते हैं, उनको किस तरह से फायदा है T+1 लागू होने से? देखिए, सबसे बड़ा फायदा ये कि अगर आप शेयर खरीद रहे हैं आज की तारीख में तो आपको एक दिन पहले ही आपके डीमैट में शेयर आ जाएगा। अगर आप बेच रहे हैं तो आपके बैंक खाते में बेचने के बाद जो पैसा है वो जल्दी आ जाएगा, एक दिन कम लगेगा। दूसरी बात ये कि जो हमारे क्लियरिंग कॉरपोरेशंस हैं और जो बाकी सेटलमेंट सिस्टम है उसका जोखिम जो है वो कम होगा, क्योंकि यहाँ सेटलमेंट जहाँ पहले 2 दिन बाद होता था ट्रेडिंग के, वहाँ ट्रेडिंग के एक ही दिन बाद होने लगेगा। यानी एक दिन का जो रिस्क है सीधा सीधा वो कम हो जाएगा। अब चूंकि एक दिन का रिस्क कम होगा तो बहुत सारा जो मार्जिन का इशू है वहाँ पर भी राहत देखने को मिलेगी और ऐसा एक मोटे तौर पर अनुमान लगाया जा सकता है कि तकरीबन 1/3 जो है मार्जिन में बचत होने लगेगी। तो ये सबसे बड़ा फ़ायदा होगा, यानी रिटेल को होगा, जो ब्रोकर्स हैं उनके लिए भी फ़ायदे की बात होगी। और सबसे बड़ी बात यह है कि आपके पास मौका मिल जाएगा कि आपके पास पैसे जल्दी आ रहे हैं, आपके पास शेयर जल्दी आ रहे हैं, तो आप उसके हिसाब से अपनी स्ट्रेटजी जो है बना पाएंगे। ओके, तो ये है आपके लिए T+1 के बड़े फायदे आम निवेशकों के लिए। अगर आज आप शेयर बेचते हैं, कल पैसे, आज खरीदते हैं, कल शेयर आपके हाथ में, यानी कि 2 दिनों का काम एक दिन। ब्रोकर्स को भी तो फायदा है, उनके लिए भी मार्जिन रिक्वायरमेंट, वर्किंग कैपिटल कम होगी मोटे 50% एक तरह से करीब हाँ 50% नहीं तो एवरेज मान सकते हैं कि हाँ 1/3 करीब 1/3 कम हो जाती है, 1/3 कम हो जाती है। 3 दिनों की बजाय 2 दिन ही रहेगी। 30-35% तक लागत 50 तो नहीं, 1/3 30-35 कमी आ जाएगी। तो अगर मतलब विदेशी निवेशकों का जो थोड़ा बहुत कहीं कोई उनकी जो दिक्कत है, अगर उनको ठीक से निपटा दिया जाए तो आपके सोर्स क्या कह रहे हैं, हो जाएगा? बिल्कुल, ये बाकायदा सब डेटा इसीलिए मांगा गया है कस्टोडियन से और एफपीआई से कि कहाँ किन शेयरों में ट्रेडिंग करते हैं, लिक्विडिटी कैसी होती है, और इसका पर्पज़ ये है कि डेटा के आधार पर देखा जाए कि कहाँ पे रियायत दी जा सकती है और कहाँ पर रियायत नहीं दी जा सकती है। आर्गुमेंट तो ये भी है कि अगर आपको मार्केट में काम करना है, यहाँ मार्केट में आपको पैसे रिटर्न बनता दिख रहा है, तो आप थोड़ा रिस्क लेने के लिए भी तैयार होइए। करेक्ट। आर्गुमेंट ये भी है कि आप गिफ्ट सिटी का रास्ता भी चुन सकते हैं, क्योंकि वहाँ तो 22 घंटे काम होता है, वहाँ पर बैंक्स भी हैं, वहाँ पर सब कुछ है, तो उस रूट का इस्तेमाल क्यों नहीं करें। अगर मार्केट में, इंडियन मार्केट में रिवॉर्ड आपको मिलने वाला है तो आपको थोड़ा रिस्क भी लेना चाहिए, एक आर्गुमेंट ये भी है। लेकिन जो अपना रेगुलेटर का काम है कि इस समस्या का हल निकाला जाए, जितना दायरे में रहकर संभव है वो पूरा का पूरा सितंबर नहीं तो अक्टूबर तक निकाला जाएगा। परफेक्ट। तो ये है आपके लिए बड़ी एक्शन वाली चीज जो हर एक ब्रोकर, इन्वेस्टर और एफआई के काम की खबर ब्रजेश लेकर आए हैं आपके लिए। तो ये होने की तैयारी में है और मजा आएगा। T+1 होगा तो थोड़ा फास्ट होगा, सब कुछ एक्शन जल्दी चेंज करनी पड़ेगी फिर सर। बढ़िया है, तो अच्छा ही है जी। रिकॉर्ड डेट सेम डे पे हो जाएगी। हाँ, ये भी हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। नहीं, ये अच्छा ही है एक तरह से, जितना ट्रेडिंग साइकिल पहले में मुझे याद है, पहले ना मैं सुनता था कि अमेरिका में तो 3 दिन में ही शेयर लिस्ट हो जाते हैं आईपीओ के। हमें तो बड़ा आश्चर्य, हाँ 3 दिन में, हम तो 3 हफ्ते लगाते हैं आराम से। फिर समझ में आया कि आप कैसे टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके, कैसे नियमों को बराबर करके आप हम एकदम टेक्नोलॉजी इस्तेमाल करके सही डायरेक्शन बढ़ रहे हैं, फायदा जरूर मिलेगा। ये बाजार हल्के से हल्के हुए 16,400 के नज़दीक पहुंचने के बाद थोड़ा सा प्रॉफिट बुकिंग आना बनती है, वही हुआ है। 16,000 आज का हाई किधर गया? हाँ, ये रहा 16,370 आज का हाई है और वहाँ से 40-50 पॉइंट नीचे आया। और बैंक निफ्टी आपका 35,700 का हाई है और ये नीचे नहीं आ रहा, 50 पॉइंट मुश्किल से नीचे आया। तो यहाँ पर मजबूती। जिंदाल पॉली ये है वो स्टॉक जिस पर नज़र रखिए और यहाँ पर
ओहो, जरा तैयार कर लीजिए भाई साहब आप। कुणाल जी, हाँ चार्ट देखना शुरू करिए। जिंदाल पॉली, हाँ मुनाफा आया है डबल होके 230 करोड़ से 400 17% बढ़ गया। मत देखिए चार्ट, अब जरूरत नहीं है। ऑलरेडी 17-18% ऊपर है। क्या करेंगे अब 1-1.5% के लिए चार्ट दें? आपको भी क्यों तकलीफ दें? तो शानदार रिजल्ट के बाद सारे पोली ठीक हो रहे हैं। सारे पॉलीप्लेक्स के ये हमारे आ गए। पॉलीप्लेक्स का नतीजे आएंगे, अनुमान कमाई कराएंगे का अनुमान भी लेकर आए थे कुशल। बहुत ही गजब के और रिजल्ट करोड़ से बढ़कर 1770 करोड़ की आय आती हुई दिखी है। कामकाजी मुनाफा 244 करोड़ से बढ़कर 453 करोड़ का आया है। 21% से मार्जिन बढ़कर 26% के आए हैं और मुनाफा तो जैसे आपने बता ही दिया डबल हो गया। तो शानदार से भी जो ऊपर के वर्ड्स होते हैं वो इस पर यूज करना चाहिए। जबरदस्त नतीजा, बहुत ही बढ़िया नतीजा। पैकेजिंग कंपनी में कहीं कोई अभी भी ठंडा होने का संकेत है नहीं, कोई नहीं। बहुत ही बढ़िया दमदार नंबर आते दिखे। शानदार रिजल्ट, हर एक पैमाने पे बहुत तगड़े रिजल्ट आपको नजर आएंगे। तो ये है आपके लिए रिजल्ट। तो कॉस्मो के भी बड़े तगड़े आए थे, हालांकि स्टॉक बाद में गिर गया, लेकिन कॉस्मो, जिंदल पॉलीप्लेक्स बढ़िया, तीनों ही तगड़े रिजल्ट है। और पॉलीप्लेक्स को तो के लिए तो कुशल आपको बधाई भी। बहुत ही जबरदस्त नतीजे आएंगे, कमाई कराएंगे। और उस समय तो उस दिन तो मार्केट का मूड माहौल ही बड़ा खराब था और रिजल्ट बहुत तगड़े आए। और देखिए स्टॉक उसके बाद थोड़ा बेहतर होता दिखा। तो ये है आपके लिए जिंदल पॉली। क्वार्टर भी काफी शानदार नंबर जिंदल पॉली के दिख रहे हैं। एक बार जरा शरद जी से राय ली जाए। शरद जी बताएं जरा इन पैकेजिंग कंपनियों पर आपकी राय, और साथ ही अगर आपको कोई पसंद है तो बताएं स्टॉक। सर वैल्यूएशन वाइज तो अभी भी ये लोग महंगे नहीं है। जिंदल पॉली में लगता है हमें अभी भी, जिंदल पॉली में तो नहीं बट पॉलीप्लेक्स काफी पुराना मेरा पसंदीदा स्टॉक रहा है। 2007-8 के टाइम पे शायद मैंने एक आईसी बनाई थी इस पे। तो बहुत इंटरेस्टिंग चीज है कि 70-75% कैपेसिटी देश के बाहर है और वैल्यूएशन वाइज अभी भी महंगे नहीं है। बट कमोडिटी साइकिल के हिसाब से मुझे लगता है जिस तरीके का प्रीमियम अभी इनको मिल रहा है वो नंबर सस्टेन होंगे कि नहीं वो थोड़ा सा देखना पड़ेगा, क्योंकि पिछले 1-2 क्वार्टर से नंबर्स तो काफ़ी अच्छे आ रहे हैं पूरी स्पेस के, और बहुत डिटेल में मैंने हाल फिलहाल में देखा भी नहीं है। बट जिंदल पॉली मतलब कॉर्पोरेट गवर्नेंस के हिसाब से और सब चीज़ के हिसाब से पूरे स्पेस में मुझे सबसे ज़्यादा पसंद है। सॉरी, पॉलीप्लेक्स। तो पॉलीप्लेक्स शरद जी को भी पसंद है और यहाँ पर रखिए नज़र। बहुत ही बढ़िया मूव जिंदल पॉली पर आ रही है नतीजों के बाद। पॉलीप्लेक्स ऑफ कोर्स हमारा सदाबहार स्टॉक रहा है और हर लेवल से परफॉर्मेंस देता है, और अब जिंदल पॉली के नतीजों के बाद पॉलीप्लेक्स पर भी आपको थोड़ी खरीदारी आती हुई दिख रही है। तो नज़र रखिए इस स्पेस पर। नज़र है एक और स्टॉक पर, इन्फो एज। काफ़ी भारी पिटाई इसकी रिसेंटली हो चुकी है, बट नतीजों के लिहाज से कैसी रहेगी परफॉर्मेंस, आइए जानते हैं कुशल के साथ। कुशल बताइए। देखिए नतीजों के लिहाज से जैसे कहते हैं ना कि दोनों सेक्टर्स में कंपनी की पकड़ बहुत मजबूत है और बहुत ही बेहतरीन ग्रोथ जो है पिछले इनफैक्ट 6 महीने से 1 साल में इन सभी दोनों वर्टिकल्स में आती हुई दिख रही है। रिक्रूटमेंट ले लीजिए या फिर आप रियल एस्टेट, दोनों में बेहतरीन प्रदर्शन इनका रहने का अनुमान है। और उस वजह से कंपनी की आय 403 करोड़ के मुकाबले 451 करोड़ रुपए पर आ सकती है। साथ ही कंपनी का कामकाजी मुनाफा, यहाँ पर भी प्राइस रियलाइजेशन अच्छी रही है, करीबन 17% बढ़कर 131 करोड़ पर कामकाजी मुनाफा आएगा। और कंपनी की मार्जिन्स मोस्ट इंपॉर्टेंटली यहां पर आपको सुधार देखने को मिल सकता है। और ये क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पर नंबर्स मैं आपको बता रहा हूं। इनफैक्ट जो मार्जिन्स है 27.8% थे, इस बारी 29% के मार्जिन्स आ सकते हैं। और एडजस्टेड बेसिस पर अगर आप मुनाफे को भी देखेंगे ना तो 111 करोड़ रुपए पिछले क्वार्टर में था और इस बारी 127 करोड़ रुपए पर यह आंकड़ा आ सकता है, यानी कि 14-15% की ग्रोथ हम यहां पर भी एक्सपेक्ट करके चल रहे हैं। पर एक यहां पर इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है जिसको हमें जानना जरूरी है कि जो भी कंपनी में ये इन्वेस्ट कर रहे हैं, इन्वेस्टिंग कंपनीज को लेकर जो मैनेजमेंट का क्या आउटलुक है और आगे कितना और पैसा ये डालने वाले हैं अन्य प्रकार की कंपनियों में, वहां पर हमारी सबसे बड़ी फोकस रहेगी इनकी कमेंट्री में। तो कमेंट्री कैसी रहेगी यहाँ पर आपको रखनी है नज़र। स्टॉक तो ऑफकोर्स काफ़ी कमज़ोर रहा है रिसेंटली, काफ़ी भारी पिटाई हुई है। शरद जी ट्रैक करते हैं सर इन्फो एज? जी एक टाइम पे तो काफ़ी पसंद था, बट अभी देखिए जो वैल्यूएशन है और जो फ्यूचर एक्सपेक्टेशन है उसमें बहुत बड़ी ग्रोथ की उम्मीद अभी है नहीं। तो मुझे लगता है उस लिहाज से अभी आपको कोई फ्रेश ऐसा कॉल लेने का कोई ऐसा हड़बड़ी इन वैल्यूएशंस पे है नहीं, क्योंकि अब यहाँ से कोई मल्टीफोल्ड ग्रोथ होने का नहीं है जैसा आज से 5 साल पहले एक स्कोप था। तो मुझे लगता है 70-80 टाइम फॉरवर्ड पे कुछ खास बचता नहीं है लेने लायक, रिस्क बहुत ज़्यादा हो जाता है। तो इस गिरावट के बाद भी वैल्यूएशन उतनी खास नहीं लग रही है, क्योंकि आगे की ग्रोथ वैसी नहीं रहेगी जैसे पहले ये काउंटर दिखाता था। सिटी साहब भी हमारे साथ जुड़ गए हैं, 2:30 बज रहे हैं। आइए करते हैं स्वागत सदाबहार सिटी साहब का शॉर्ट टर्म पिक्स के लिए।
स्वागत है आपका सेठी साहब, बताएं क्या है इरादा, दोनों कैश स्टॉक्स या फ्यूचर्स भी? गुड आफ्टरनून अनिल जी, गुड आफ्टरनून दीपांशु। 2 कैश मार्केट के स्टॉक जिनमें खरीदारी करनी है। क्या बात है, बताएं सर। पहला शेयर, पहला स्टॉक है अनिल जी पीएनसी इंफ्रा, जो कि अभी 240 के लेवल पे ट्रेड करता है। ये एक बहुत ही अच्छी क्वालिटी की इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनी है जो कि मेनली रोड्स, ब्रिजेस और हाईवे सेगमेंट में काम करती है। एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग ऑर्डर बुक है और रेगुलर इंटरवल पे अच्छा एक ऑर्डर इनफ्लोज कंपनी के पास रहता है। एक अच्छी एग्जीक्यूशन कैपेबिलिटी और बाकी हम देखते हैं जिस तरह से सरकार का फोकस है पूरे इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर के लिए, रोड्स खास करके, तो उसका एक बड़ा फायदा इस तरह की कंपनी को होना है। और बाकी फंडामेंटल्स बहुत अच्छे हैं। ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन 20-21% के हैं, अच्छे रिटर्न रेशियोज है अराउंड 17-18% के, और पिछले 3 साल का पैट का कैगर अच्छा रहा है। और इसमें प्रोमोटर्स की अराउंड 56% हिस्सेदारी है। एफआईएस डीआईएस भी मिलकर अराउंड 36.8% ओन करते हैं, जिसमें एचडीएफसी, आईसीआईसीआई, फिर इवन गोल्डमैन सैक्स भी है, कुवैत इन्वेस्टमेंट अथॉरिटी है। और बाकी वैल्यूएशन बहुत सस्ते हो गए। अपने जो ईयरली हाईज थे इसके 395 के, वहां से वीक मतलब करेक्ट होके आज 240 के लेवल पे स्टॉक ट्रेड करता है अराउंड 12-13 के मल्टीपल पे। मुझे लगता है बहुत अच्छे वैल्यूएशन पे स्टॉक आ गया, यहाँ पे खरीदारी करने की सलाह। और मेरा शॉर्ट टर्म का टारगेट है 255 रुपए का, स्टॉप लॉस रखना है 235 रुपए का। इसका स्टॉप लॉस 255 का टारगेट खरीदना है पीएनसी इंफ्रा को। बताएं सर दूसरा शेयर। आज दूसरा स्टॉक है अनिल जी, आज जो सेक्टर एक फोकस में है आईटी स्टॉक्स। मुझे लगता है बहुत अच्छी पिटाई होने के बाद अब ये सेक्टर अच्छा करना चाहिए, और खास करके मिड कैप आईटी स्टॉक्स। यहाँ से आज मैंने पिक किया है न्यूजन सॉफ्टवेयर को। ये भी स्टॉक अपने हाइट से बहुत अच्छा पिट गया है, अभी 370 के लेवल पे ट्रेड करता है, 755 के हाइज करे हैं। ये कंपनी सॉफ्टवेयर सर्विसेज और प्रोडक्ट डेवलपमेंट के कारोबार में है, जिसमें भी खास करके वर्कफ्लो ऑटोमेशन, डॉक्यूमेंट मैनेजमेंट और इमेजिंग, इन तरह के कारोबार करती है। एक जीरो डेट कंपनी जो कि आमतौर पे प्राय सभी जो आईटी कंपनीज है वो है। अब बाकी और फंडामेंटल्स बहुत ही अच्छे हैं। मार्च क्वार्टर के नतीजे भी बहुत अच्छे थे। 57 करोड़ का पैट रिपोर्ट किया, जो पिछले साल मार्च क्वार्टर में 47 करोड़ का पैट था। मतलब क्वार्टर ऑन क्वार्टर 47 करोड़ के सामने 57 करोड़, तो करीबन 20% के करीब की ग्रोथ क्वार्टर ऑन क्वार्टर बताई कंपनी ने। फिर आपके इसमें मैं इनकी शेयर होल्डिंग पैटर्न देख रहा था, तो कई नामी गिरामी इंस्टीट्यूशन फंड्स इसमें स्टेक ओन करते हैं, जैसे एचडीएफसी, गोल्डमैन, फिर आपके अबू धाबी इन्वेस्टमेंट अथॉरिटी, मलाबार फंड, फिर एमआईटी जो मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी है वो भी इसमें इन्वेस्टेड है 1.61%। तो ऑल इन ऑल बहुत ही अच्छा स्टॉक है और एक बहुत ही अच्छे लेवल्स पे स्टॉक ट्रेड कर रहा है। अभी 15-16 के मल्टीपल पे आ गया है, जो कि ये जो एट्रिशन की प्रॉब्लम है आईटी स्टॉक्स के, तो उसके कारण से ये सब चल रहा है। बट मुझे लगता है कहीं तो अब उसको वैल्यूएशन देना पड़ेगा। मुझे लगता है इन लेवल्स पे स्टॉक को खरीदे। मेरा इसमें शॉर्ट टर्म का टारगेट है 395 का और स्टॉप लॉस रखना है 365। 395 का टारगेट, 365 का स्टॉप लॉस। ये एमआईटी जो फंड है उसको आप ज्यादा क्लोजली ट्रेड करते हैं सेठी साहब? इसका नाम तो हमने आज तक सिर्फ मतलब ऐसे पढ़ा बहुत है, सुना आपसे ये। नहीं अनिल जी, उल्टा होता है। ये कई स्टॉक्स आते हैं जो रडार पे आते हैं, अच्छी क्वालिटी के स्टॉक होते हैं, फिर जब शेयर होल्डिंग चेक करते हैं तो एमआईटी जो कि वर्ल्ड रिनाउंड एक इंजीनियरिंग इंस्टीट्यूट है, तो वो भी इन्वेस्टेड होती है, तो कॉन्फिडेंस और आता है। इसका सबसे पहला एग्जांपल था आईईएक्स, जो कि आज से 1-1.5 साल पहले 180 के लेवल पे मैंने रिकमेंड किया था, उसके बाद 1000 रुपए तक के लेवल हो गए। आज जो प्राइस है ये स्प्लिट के बाद है, 1:5 के बाद आज वही भाव है, रफली समझ लीजिए। तो ये उस समय नोटिस में आया। बट जिन जिन स्टॉक में इन्होंने निवेश किया ना एमआईटी ने, बहुत ही अच्छी क्वालिटी के स्टॉक्स होते हैं, तो उससे कॉन्फिडेंस और बढ़ता है अनिल जी। आपका ट्रेड सीक्रेट एक तो हमें पता चल गया आज, धीरे धीरे हम पता लगा रहे हैं सेठी साहब इतने बढ़िया स्टॉक्स, इतनी बढ़िया पिक्स एकदम टाइमली कैसे ढूंढ के लाते हैं। तो एमआईटी हाँ कुछ पता चल जाएगा, 2-4-5 जैसे पता लगाएंगे तो फिर हम भी आइडिया लगाने लगे। धन्यवाद सेठी साहब, बहुत ही बेहतरीन दोनों पिक्स आपकी तरफ से। पीएनसी इंफ्रा और न्यूजेन सॉफ्टवेयर यहाँ पर खरीदारी करने की राय आती हुई दिख रही है। आइए, एक्शन भरपूर इस वक्त बाजार में है और कई सारे अब आज दी बने, अब कैश मार्केट के स्टॉक्स भी पूरे एक्शन में आते हुए दिखेंगे, जहाँ पर बढ़ने वाले शेयरों की संख्या आज काफ़ी बेहतर है, कमज़ोर शेयर को मुकाबले में तो थोड़ा बेहतर हुआ। एक स्टॉक है लेकिन मजबूत के साथ जो कमज़ोर है उस पर भी मैं सोचता हूँ कि विश्वेश जी से एक बार राय ली जाए। विश्वेश जी का फेवरेट भी रहा है दोनों तरफ ट्रेड के लिहाज से, पीरामल एंटरप्राइजेज। विश्वेश जी नतीजों के बाद आज बड़ा कट आया है, 12% के आसपास की गिरावट है, आज का एक्सीडेंट आप इसे कह सकते हैं। क्या दिख रहा है इस स्टॉक के चार्ट पर आपको?
देखिए अनिल जी, पहले तो मैं ये बता दूं कि अनिल जी यूएस मार्केट, और आप फिर से ऐसा कहोगे कि पूछा स्टॉक पे है और आप यूएस मार्केट के ऊपर कमेंट कर रहे हो, लेकिन अनिल जी मुझे बहुत सीरियसली ऐसा लग रहा है कि यूएस मार्केट में अभी भी डाउनसाइड है। और व्हेन आई से दैट आई एम नॉट टॉकिंग फ्रॉम अ वेरी शॉर्ट टर्म पॉइंट ऑफ व्यू। शॉर्ट टर्म में पुल बैक था, कल मैंने भी कैप्चर किया था। आई एम टॉकिंग फ्रॉम अनिल जी 3-4 महीने पॉइंट ऑफ व्यू। और डाउ जोन्स जो है अनिल जी, मुझे लगता है 33,000 इज़ अ लेवल जो शायद बहुत क्रिटिकल हो। आज रात को जीडीपी डेटा है और विथ ऑल लाइकली चांसेस, आपने जो जैसा कहा मैं भी वही मानता हूँ कि 16,400 के ऊपर बहुत स्टैंड्स बनाई है तेजी का। तो अगर अनिल जी जीडीपी के डेटा में अप डाउन होता है तो डाउ में बहुत बड़ा क्रैक आ सकता है। इन रिटर्न हमारे यहाँ भी वो चीज़ हो सकती है। तो अब बात आती है स्टॉक स्पेसिफिक। प्रॉब्लम यह है अनिल जी कि पिरामल एंटरप्राइज इज अप्रोचिंग अ वेरी वेरी क्रिटिकल लेवल 1526, तो मतलब अभी 1635 चल रहा है, 100 रुपये का ही डाउन साइड है। तो मुझे लगता है कि 1526 ऑन अ पिरामल एंटरप्राइज विल एक्ट एज अ वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट। अगर कोई तेजी करनी भी है अनिल जी तो 1800 के ऊपर करनी है। मुझे याद है इसको अनिल जी हमने करीबन 1000 रुपये पे लेवल पे आइडेंटिफाई किया था, 28-2900 तक राइड किया था। अब मुझे लगता है अनिल जी जितने सारे स्टॉक ब्रेकडाउन हो रहे इस तरह से सपोर्ट्स पे, अगर निफ्टी किसी दिन 15,700 गलती से तोड़ दिया तो इन सब की बहुत प्रॉब्लम हो जाएगी अनिल जी। तो प्रॉब्लम यह है कि इंटरनेशनल मार्केट्स में बहुत बड़े ब्रेकडाउन है, नैस्डैक में बहुत बड़े ब्रेकडाउन है, आईटी स्टॉक्स मेजर ब्रेकडाउन है। तो मैं ये मानता हूँ अनिल जी, मैं वैल्यू इन्वेस्टर नहीं हूँ, तो मैं ये मानता हूँ कि पहली रैली आए उसके बाद पुल बैक आए और जब प्रीवियस स्विंग का हाई निकले उसके बाद हम ये फॉर्मली बोल सकते हैं कि ये जो पुल बैक है ये सस्टेन करेगा। हालांकि मुझे ऐसा लगता है कि बैंक निफ्टी में थोड़ी हो सकती है, लेकिन मोर और लेस मुझे ऐसा लगता है कि निफ्टी शायद साइडवेज रहेगा ड्यू टू आईटी या मेटल स्टॉक। तो थोड़ा सा मिक्स ही रुझान रहेगा अनिल जी। 1520 तक मुझे लगता है पिरामल एंटरप्राइज आएगा, लेकिन अभी शॉर्ट नहीं करना चाहिए बिकॉज अभी रिस्क रिवॉर्ड फेवरेबल नहीं है। तो अभी रिस्क रिवॉर्ड फेवरेबल नहीं है। नजर रखिए 12.5% का कट इस पर आ रहा है, लगातार कमजोरी रही है, ऑफ कोर्स नतीजों का ये रिएक्शन है। बट बाजार में भी जो थोड़ा ऊपर से हल्के हुए हैं बाजार, अब 16,300 पर निफ्टी है। क्या करना है आपको, आइए लेते हैं मार्केट स्ट्रैटेजी अनिल जी की तरफ से। तो थोड़ा सा डाउ फ्यूचर्स भी हल्के हुए हैं, एकदम सपाट हो गया डाउ फ्यूचर्स इस समय। बट जैसे हम बात कर चुके हैं 5 दिनों की तेजी है, आज भी एक्शन है और मंडे को अमेरिकी बाजार बंद है तो उस पर नजर रखनी पड़ेगी। बट आज का पूरा एक्शन होगा वहां पर। नैस्डैक फ्यूचर्स करीब 1/4% ऊपर है। यूरोप में मिला जुला कारोबार है, बट ठीक ठाक एक्शन वहां पर हो रहा है। कच्चा तेल $118 पर है। डॉलर इंडेक्स आज मजबूत हुआ है, रुपया थोड़ा कमजोर हुआ है। और एशिया में भी अच्छी तेजी थी, हांगकांग ऑलमोस्ट 3% ऊपर बंद हुआ है। सर बताएं क्या करना है इस समय, 150 पॉइंट ऊपर निफ्टी। बचे हुए समय 3 बजे तक के लिए एक ही लेवल इंपॉर्टेंट है दीप, वो है 16,300। राइट, ठीक है। तो 16,300 के नीचे ट्रेड करना शुरू करेंगे हम तो कमजोरी के संकेत आएंगे, तब तक कोई चिंता की खास बात नहीं है। लेकिन सो बेसिकली 16,275 16,325 ये रेंज है जहाँ निफ्टी सपोर्ट लेगा। अगर इसके नीचे गए तो आप 16,200 225 की रेंज तक जा सकते हैं। ठीक है, क्यों 16,300 इंपॉर्टेंट है 3 बजे तक। 16,300 के पुट पर 42 लाख शेयर हैं, 38 लाख शेयर आज ही जुड़े। 16,300 के कॉल्स पर 51 लाख शेयर हैं, 36 लाख शेयर आज ही जुड़ा है। तो 16,300 आज के लिए भी दोनों ओपन इंटरेस्ट दोनों तरफ पुट और कॉल में बराबर बनाए और क्वांटिटी के लिए आज से भी लगभग बराबर है। सो आखिरी 1 घंटे में ताकत दिखाने के लिए आपको 16,300 के ऊपर रहना जरूरी है। और अगर 16,300 के नीचे जाते हैं तो फिर तेजी करने वाले सोचेंगे भाई देखो हमारा 16,400 का टारगेट आ गया, फ्राइडे है, डाउ फ्यूचर भी थोड़ा हल्का हो रहा है तो थोड़ा कम कर लेते हैं, बाद में देखेंगे। 16,200 16,300 के बीच में पिछले 8 सेशन में 7 सेशन में खाली 2 बार आपने उसके नीचे क्लोजिंग दी, बाकी बार बार कहीं भी घूम फिर के आते हैं क्लोजिंग 16,200 16,300 की रेंज में मिलती है। बिल्कुल राइट। सो हो सकता है हम वापस वहीं क्लोजिंग देने के लिए पहुंच जाए। सो मेरा ये समझना है, जो शुरू में 2 बजे हम बैठते ही बोले कि आपको 16,375 16,425 की रेंज में प्रॉफिट बुक करके इंतजार करना है, वही व्यू है। ऊपर अगर आता है 375 425 की रेंज में, वहाँ प्रॉफिट बुक करिए। नीचे 200 225 के आसपास है तो लीजिए। 300 के लेवल पर नजर रखिए। यहाँ पर खरीदने की जरूरत भी नहीं है, बेचने की जरूरत भी नहीं, दोनों में से एक तरफ पहले किसी को आ जाने दे, फिर ये ऊपर आए तो थोड़ा हल्के भी करते रहिए। जो आज के डन फॉर द डे हुआ था वहाँ से 50-60 पॉइंट तो नीचे आ ही गया है। राइट। बैंक निफ्टी जब आपने पूछा था 35,675 के आसपास का लेवल था, 100 पॉइंट थोड़ा सा नीचे। बैंक निफ्टी रिलेटिवली सेफ है, 35,500 बचे हुए समय के लिए मेक और ब्रेक है। 16 लाख शेयरों का ओपन इंटरेस्ट दोनों पुट और कॉल में वही है, तो आप 35,500 के ऊपर बने हुए हैं, कोई टेंशन नहीं। 35,500 के नीचे आते हैं, थोड़ा सा नीचे आ सकते, कोई खास दिक्कत वाली बात नहीं। बैंक निफ्टी बेहतर है, स्ट्रांग है, इतनी कोई खास कमजोरी के संकेत 500 ये 2 लेवल 3 बजे तक देखते हैं। ठीक है।
चलिए, ये है आपके लिए इंपॉर्टेंट लेवल्स जहां पर रखनी है नजर। थोड़ा बाजार ऊपर से हल्के हुए हैं, बट ऐसे कुछ ज्यादा परेशानी वाली बात नहीं है। आइए, नतीजों के लिहाज से इंपॉर्टेंट समय चल रहा है, वायदा कारोबार की कई सारी कंपनीज के नतीजों का इंतजार है। सीजी कंज्यूमर, इस पर जानते हैं आशीष के साथ क्या है बाजार का अनुमान। आशीष बताइए। दीपांशु, सुस्त नतीजे देखने को मिल सकते हैं क्योंकि कुल मिलाकर वॉल्यूम ग्रोथ देखें तो 10% के आसपास की देखने को मिलेगी और लाइटनिंग कारोबार जो है इनका यहाँ पर सपाट जो है ग्रोथ साल दर साल है। और इलेक्ट्रिकल कंज्यूमर ड्यूरेबल्स ईसीडी कारोबार में देखें तो महज 8% की जो ग्रोथ है वो आपको नजर आएगी। लेकिन क्योंकि जैसे अक्रॉस इंडस्ट्रीज हमने देखा है कि लागत खर्च में एक बड़ा इजाफा हुआ है, इन्होंने कीमतें थोड़ी सी बढ़ाई थी तो आय में तो सपोर्ट है। देखिए 7% की ग्रोथ यहाँ पर देखने को मिलेगी, 1522 करोड़ से बढ़कर 1626 करोड़ का अनुमान है। लेकिन कामकाजी मुनाफा यानी एबिटा बिल्कुल फ्लैट रहेगा, करीब 1% के चेंजेस यहाँ पर देखने को मिल सकते हैं और मार्जिन 15% से घटकर 14%। मुनाफे में देखें तो 31% की गिरावट आपको देखने को मिल सकती है, यानी बहुत ही म्यूटेड साइड पर और हल्के कमजोर नतीजे जो है सीजी कंज्यूमर आपको दिखाएगा। तो थोड़ा म्यूटेड ही नतीजे रहेंगे सीजी कंज्यूमर। मुदित जी, काफी समय से रेडार पर भी नहीं आया है, कोई राय इसके चार्ट पर? सीजी कंज्यूमर 330 के आसपास स्टॉक में करेक्शन देखने को मिल रहा है, लोअर हाइज लोअर लोज ही बनते हुए नजर आ रहे हैं। जिस हिसाब से चार्ट अभी प्लेस्ड है, लग रहा है अभी और करेक्शन देखने को मिलेगी। 300 रुपए तक की डाउनसाइड ये काउंटर दिखा सकता है, तो हमें लगता है अभी और करेक्शन ये काउंटर दिखाएगा। कोई भी उछाल अगर देखने को मिलता है 335 340 के आसपास भी, वो भी एक सेलिंग अपॉर्चुनिटी रहेगा। स्ट्रक्चर के हिसाब से लग रहा है 300 रुपए तक की डाउनसाइड इस काउंटर में देखने को मिल सकती है। आपके लिए सीजी कंज्यूमर, इस पर रखनी है नजर। आइए चलते हैं किरण जी के पास, उनकी कॉल है तैयार। किरण का कमाल। बताएं सर। गेल में बेचने की सलाह है। गेल में बहुत ही इंपॉर्टेंट सपोर्ट था, पिछले लगभग 10-12 दिनों का सपोर्ट था, वो आज टूट गया है। आपको शॉर्ट पोजीशंस लेनी चाहिए और काफी बड़ी डाउनसाइड देखने को मिलेगी। पहला मेरा स्टॉप लॉस रहेगा लगभग 147.50 का फ्यूचर्स में, और मेरा पहला टारगेट रहेगा 137, दूसरा रहेगा 135 और तीसरा रहेगा 132। जिस तरीके से एक लोअर टॉप लोअर बॉटम हो रहा है, इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर का है और ट्रायंगुलर पैटर्न का ब्रेकडाउन देखने को मिल रहा है, ये तीनों मिला के मेरा मानना है कि इस स्टॉक को काफी डाउनसाइड देखने को मिल सकती है। तो इस स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस के साथ 2 से 3 दिन के लिए शॉर्ट पोजीशंस रखनी चाहिए, ट्रेलिंग स्टॉप लॉस का इस्तेमाल करना चाहिए। मेरे 132 के लेवल्स 4 से 5 दिनों में देखने को मिल जाने चाहिए। तो ये है आपके लिए गेल, इस पर करें बिकवाली। अभी नतीजे थोड़ी देर पहले आए थे, काफ़ी कमज़ोर नतीजे थे, सभी पैमाने पर अनुमान से खराब थे और नतीजों के बाद अब स्टॉक गिरते हुए भी आपको दिख रहा है। पर नतीजों से पहले एक स्टॉक काफ़ी एक्टिव हो रहा है और वो है यूनाइटेड स्पिरिट्स। जरा इसका चार्ट पुलअप करिए, अभी अभी एक स्पाइक आते हुए दिख रहा है, फ्रेश मूव है, 2.5% ऊपर आपको यूनाइटेड स्पिरिट्स आते हुए दिखेगा। थोड़ी देर पहले इस पर एक स्पाइक आया है। इससे पहले कि नतीजे आ जाए, आइए जान लेते हैं क्या है बाजार का अनुमान। आशीष हैं तैयार इसके साथ। आशीष बताइए। दीपांशु, मिक्स सेट ऑफ नंबर्स आपको देखने को मिलेंगे। दरअसल तिमाही तो आधार पर देखें तो बिक्री ठीक ठाक हुई है, इसके लिए 15% का इजाफा यहाँ पर आपको नजर आएगा। लेकिन क्योंकि ग्लास और एक्स्ट्रा न्यूट्रल अल्कोहल दोनों में कीमतें काफ़ी बढ़ी हैं, तो कामकाजी मुनाफे में 4% की डिग्रोथ देखने को मिलेगी। और मार्जिन पर भी देखिए स्वाभाविक है कि प्रेशर रहेगा, 18.5% से घटकर 15.5% का एस्टिमेट बाजार लगाकर चल रहा है। और एडजस्टेड बेसिस पर देखें तो मुनाफे में जो है करीब 5% की जो ग्रोथ है वो आपको देखने को मिलेगी। नंबर्स तो मिक्स्ड हैं, लेकिन आगे जाकर ये अपने प्रीमियम सेगमेंट पे किस प्रकार का रीशफल करते हैं, यहाँ पर इनकी स्ट्रैटेजी में क्या बदलाव आता है, इस पर फोकस रहेगा। नंबर थोड़े मिक्स्ड आएंगे, नंबर्स थोड़े मिक्स्ड आने वाले हैं, उतने खास नहीं रहेंगे, बट बाजार कुछ तो अनुमान लगा रहा है। बंसल जी, जरा यूनाइटेड स्पिरिट्स का चार्ट देखें सर, अभी अभी एक स्पाइक भी आ रहा है इस पर। जी दीपांशु, स्पाइक भी आया और इनफैक्ट कल की ओपनिंग के ऊपर निकला, डे बिफोर यस्टरडे की ओपनिंग के ऊपर निकलने की कोशिश कर रहा है, कल के तो हाई के ऊपर चल रहा है और एक पॉजिटिव क्रॉसओवर यहां देखने को मिल रहा है 767। सुबह भी दीपांशु इस पे बात हुई थी तो मैंने बोला था 770 के ऊपर लेना है, तब 757 का स्टॉप लॉस था और अब क्या देखें तो 767 नीचे में जो आज के लोज हैं वही एक अहम लेवल है। और टेक्निकली यहाँ पर जो आपको बना हुआ है 789 791 तक एक्सटेंड हो सकता है, तो खरीदारी की राय है। 767 का स्टॉप लॉस, 788 से लेकर 791 के लक्ष्य। तो ये है आपके लिए यूनाइटेड स्पिरिट्स, जहां पर रखनी है आपको नजर रखनी है। भारत इलेक्ट्रॉनिक्स अगेन काफ़ी एक्टिवली रिसेंटली ये काउंटर ट्रेड होते हुए दिखा है, नतीजों के बाद भी इस पर एक मूव आई थी और हमारे एक्सपर्ट्स के रेडार पर भी रहा है। जरा इसके चार्ट एक बार पुलअप करिए। BEL भारत इलेक्ट्रॉनिक्स, अच्छी मूव इस पर आती हुई दिख रही है। विश्वेश जी जरा देखें, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स मूव आ रही है, कोई ट्रेड दिखता है सर?
मेरे हिसाब से दीपांशु रेंज में ही है स्टॉक। अपसाइड 240 कैप है, डाउनसाइड 220 कैप है। मुझे ऐसा लगता है कि जिस हिसाब से रेंज है, अगर अपर एंड ऑफ द रेंज पे आता है 240 तो यहाँ शॉर्ट का स्टैंस लेना चाहिए। समहाउ मुझे लगता है कि ये जो सारे स्टॉक है गिरने के बाद साइडवेज हो गए हैं, वो नेचुरली एक ब्रेकडाउन तो देते हैं। तो अगर खरीदना भी है इसको दीपांशु तो 240 के बाद ही लेना है। लास्ट वीक आपने मुझे PVR पूछा था और मैंने आपको बताया था 1860 के ऊपर। दीपांशु वो 1860 डॉट टच करा और वहाँ से सीधा 1640 हो गया। तो साइडवेज मार्केट में वीकर स्टॉक्स पुल बैक जो होते हैं उनमें सप्लाई आती है बाय नेचुरल, दैट इज़ द वे ऑफ मार्केट वर्क्स। तो मुझे लगता है खरीदना भी है तो 240 के बाद खरीदना चाहिए। ऑन दी अदर हैंड मुझे लगता है 220 तक आ सकता है। 220 तक आ सकता है BEL। 240 के ऊपर रेंज के बेसिकली बाहर आए तभी आप करके चले खरीदारी, तब तक थोड़ा अवॉइड करना है। एक स्टॉक जो आज का स्टार रहा है और वो है पेज इंडस्ट्रीज। कल इसके आए थे नतीजे, शानदार नतीजे आते हुए दिखे थे, उसके बाद स्टॉक में भी एक बढ़िया रिएक्शन दिखा। जरा शरद जी से पूछें अगर उनके रेडार पर है। शरद जी, पेज इंडस्ट्रीज हमेशा एक्सपेंसिव स्टॉक ही रहा है बट ज़्यादातर परफॉर्मेंस भी अच्छी आती है इसकी और कल भी यही दिखा था। कोई राय इस पर सर? देखिए वैल्यूएशन वाइज हाँ जैसा आपने बोला एक्सपेंसिव ही रहता है और एक्सपेंसिव ही है, तो मैं तो यूजुअली ऐसे स्टॉक से दूर रहता हूँ। बट हाँ सर्टेनली जिस तरीके से मार्केट में अपनी डोमिनेंस एस्टैब्लिश की है और पोस्ट ओपनिंग अप मेरे हिसाब से ये पूरी स्पेस में मूवमेंट बेटर रहना चाहिए। तो मुझे लगता है इसके कंपैरिजन में आप अगर जो छोटी वाली कंपनीज हैं वैल्यूएशन वाइज या मार्केट कैप वाइज, तो वो कंपनीज मच बेटर पोजीशनड है आपको एक मल्टीप्लायर रिटर्न देने के बजाय कि पेज में जो मेजर वैल्यूएशन अपटिक आनी थी वो आ चुकी है। यहाँ से और ज़्यादा स्कोप बचती नहीं है। 1 ईयर फॉरवर्ड पे 70-71 टाइम पे ऑलरेडी स्टॉक चल रहा है। तो उसके कंपैरिजन में आप एक रुपया डॉलर ये कोई भी बेट अगर आप लेते हैं तो वो काफ़ी बेटर प्लेस्ड है। तो बाकी जो अपैरल है, इनरवेयर कंपनीज हैं, वो बेटर रहेंगी इंस्टेड ऑफ पेज। बट नज़र रखिए परफॉर्मेंस तो दमदार रही थी और स्टॉक पर आज वही रिफ्लेक्ट कर रहा है। आइए स्वागत करते हैं निफ्टी के निशानेबाज नितिन मुरारका का। गुड आफ्टरनून नितिन जी, बताएं सर क्या कर रहे हैं इस समय? सर 16300 की कॉल ऑप्शन लेंगे जो 172 में मिल रही है अभी। 172 173 है। इसका स्टॉप लॉस 140 का होगा और टारगेट करीब 250 के हो सकते हैं। मार्केट में डेटा पॉजिटिव बना हुआ है, मुझे लग रहा है लास्ट के 45 मिनट्स में शॉर्ट कवरिंग भी आ सकती है और बैंक निफ्टी लीडरशिप दे सकता है। बट वैसे हम निफ्टी की कॉल ऑप्शन ले रहे हैं। 16300 की कॉल ऑप्शन जो हम 172-73 में लेंगे, 140 का स्टॉप लॉस रखेंगे और आज के टारगेट 220-225 हो सकते हैं और कैरी फॉरवर्ड टारगेट 250 के हो सकते हैं। तो ये है आपके लिए 16300 की कॉल खरीदनी है निफ्टी पर। बिल्कुल, तो कॉल ऑप्शन खरीदने के और वापस से देखिए 16300 के लेवल से ही वापस से एकदम तेजी से घूमता हुआ दिखा। तो मार्केट बहुत क्लियर कट आपको निचले स्तरों पर सपोर्ट लेता हुआ दिख रहा है। तो वही वाली बात है दीप, 16300 के आसपास सपोर्ट है ही है, उसके नीचे क्लोजिंग होने की संभावना कम है और 3 बजे तक टिके रहने की बात है, वो होती हुई दिख भी रही है। और आइए इस बीच आशु सर है नहीं बट हाँ है तो कुणाल जी आशु सर गए हुए आज जयपुर में और जयपुर से हमें कुछ ताज़ा तस्वीरें भेज रहे हैं, आप देखना चाहते हैं? बिल्कुल अनिल जी, चलिए तो इसका प्रबंध किया जाए। तो आशु सर जयपुर में यार वहाँ से एकदम लाइव आप सबकी हमारी सबकी फोटो खींच के भेज रहे हैं। अरे वाह। हाँ, तो थोड़ी देर में मैं आपको वो तस्वीरें दिखाता हूँ तैयार करके, लेकिन बेहद इंटरेस्टिंग तस्वीरें भेजें। तो आशु जी जल्दी से भेज दीजिए, उसके बाद मैं एक बार ज़रा कुणाल जी और हमारे सारे एक्सपर्ट्स को दिखाता हूँ किस तरह की तस्वीर आ रही है। आइए तब तक आगे बढ़ते हैं, रिजल्ट्स पर करते हैं फोकस। और आज नतीजे आ रहे हैं यूनाइटेड स्पिरिट्स के, अनुमान बता रहे हैं आशीष ओ माफ किया, यूनाइटेड स्पिरिट्स को हो गया आरती इंडस्ट्रीज के नतीजे आने वाले हैं। आशीष बताइए आरती इंडस्ट्रीज के रिजल्ट। सर नतीजे में सब बढ़िया, सिर्फ मार्जिन घटेंगे। मार्जिन जो है 22% से घटकर 16.5% रह जाएंगे, लेकिन बाकी सब जगह देखें तो ग्रोथ काफ़ी शानदार है क्योंकि कीमतें भी इन्होंने बढ़ाई हैं, तो इसका भी थोड़ा सा असर देखने को मिलेगा। वॉल्यूम काफ़ी बढ़िया रही है, तो रेवेन्यू में जो है आपको 61% का इजाफा नजर आएगा। कामकाजी मुनाफा 23% बढ़ेगा और क्योंकि टॉप लाइन में काफ़ी ज़्यादा बड़ा एक्सपांशन है, करीब 60% का उछाल है, तो मार्जिन स्वाभाविक है कि हल्के से घटेंगे 22% से 16.5%। और मुनाफे में भी देखें तो 34% की जो ग्रोथ है वो आपको नजर आएगी। हर लिहाज से देखें तो बढ़िया है, सिर्फ मार्जिन पर दबाव रह सकता है। तो आरती इंडस्ट्रीज ये है आपके मार्जिन 22 से 16.5 सीधे इतने घटा हो गए? हाँ इतने कम है सर। ये तो इसमें आ गया ना आपका केमिकल्स।
स्पेशलिटी वैसे केमिकल्स। तो नंबर्स इस बार केमिकल कंपनियों के बुरे नहीं आए। मार्जिन थोड़े बहुत मेंटेन किए हैं, लेकिन बाजार एस्टिमेट उतना ही नहीं लगा रहा है। ये काफ़ी नंबर्स जो हैं बीट भी आए हैं। अच्छा, एसआरएफ के तो शानदार थे। एसआरएफ रिजल्ट बहुत अच्छे शानदार आए थे। अच्छा, केमिकल कंपनियों पर क्या राय है आपकी शरद जी, और अगर कोई पसंद है आपको तो बताइए। केमिकल में देखिए ये स्टॉक भी हमारा अंडर कवरेज है। हमारा लक्ष्य तो करीब 1045 का है स्टॉक पे, और केमिकल में पर्टिकुलरली मुझे कुछ ऐसे खास पसंद नहीं आता है। इसमें भी अपसाइड ठीक ठाक ही है अभी करेक्शन के बाद जो वैल्यूएशन है। बट फर्टिलाइजर में हमें लगता है, फर्टिलाइजर एंड केमिकल अगर आप ब्रेकअप में जाएं तो दीपक फर्टिलाइजर हमें लगता है काफी बढ़िया बेटर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स के लिए। तो दीपक फर्टिलाइजर ये बेटर बेट रहेगी, उस पर रखिए नजर। बट आरती इंडस्ट्रीज कल देखेंगे इसके कैसे आते हैं नतीजे। आइए तब तक मुदित जी एक और कॉल के साथ है तैयार, मुनाफे वाला मुदित। बताएं सर। यहाँ पर बाय करके चलना है इंडसइंड बैंक 922 रुपए CMPL बाय करके चलेंगे। पहला टारगेट 937 का होगा, दूसरा टारगेट 946 का होगा, स्टॉप लॉस बनेगा 912 का। जिस तरह का कंसोलिडेशन स्टॉक में देखने को मिल रहा था, उस कंसोलिडेशन में स्टॉक में इनवर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न बनाया, उसका ब्रेकआउट आज के सेशन में देखने को मिला है और बढ़िया वॉल्यूम के साथ बाइंग नजर आ रही है। साथ ही साथ शॉर्ट टर्म मूविंग एवरेजेस के ऊपर भी ये काउंटर निकल गया है, तो चार्ट्स पर कोई हर्डल नहीं है। 946 रुपए तक के अपसाइड मूव इस काउंटर में देखने को मिल सकते हैं, तो इंडसइंड बैंक को लॉन्ग करके चलेंगे। स्टॉप लॉस रहेगा 912 का। तो धन्यवाद स्वीकार कर लें आप कुणाल जी राकेश जी की तरफ से। 60% राकेश जी का रहेगा, 40% कुणाल जी का, क्योंकि कुणाल जी सुबह वाले शो में थे नहीं। राकेश जी ने सुबह खरीदारी करने की राय दी थी। चार्ट कॉर्नर में टारगेट भी मिलते जुलते ही है, 935 और 942 के राकेश जी के टारगेट थे, आपके 937 और 946 के। तो खरीदारी करने की राय चार्ट कॉर्नर में भी और अभी दोनों जगह आती हुई मोदी जी की तरफ से इस वक्त इंडसइंड बैंक में। कुणाल जी कुछ टारगेट्स या कुछ रिवाइज करना चाहते हैं? जी कुणाल जी बताएं सर। जी मैं कुछ रिवाइज नहीं करना चाहती, केवल ये कहना चाहता हूँ ये 60-40 और ज्यादा उम्मीदें अनिल जी तो आ रहा उसे हतोत्साहित करने के लिए, जो आ रहा है उसको उसे प्रोत्साहित करने के लिए कुछ तो करना पड़ेगा ना। नहीं अनिल जी 50-50 है अनिल जी, 50-50 रहने दीजिए। ओके चलिए 50-50, बाकी कम ज्यादा करना तो आपस में आप अलग से सेटल कर लीजिएगा। बंसल जी छोड़ेंगे नहीं, 50-50 से तो कुछ ना कुछ तो ज्यादा करेंगे। तो चलिए इंडसइंड बैंक कुणाल जी और राकेश जी की खरीदारी करने की राय सुबह कुणाल जी की अनुपस्थिति में भी आती हुई आपके लिए। आइए, स्टॉक्स भरपूर एक्शन में हैं और दीप आखिरी घंटे में भी डाउ फ्यूचर भले ही ठंडे हो रहे हो, 12 पॉइंट पर रह गए, लेकिन मुझे लगता है कि कहीं कोई कमजोरी के संकेत हमारे बाजार में तो फिर से 3500 के पार निकलता हुआ निफ्टी 1.5%, माफ कीजिएगा बैंक निफ्टी 1.5% मजबूत हुआ हुआ दिख रहा है और यहाँ अच्छी तेजी बनती हुई आपको नजर आएगी। तो एक अच्छा एक्शन आपके लिए बैंकिंग शेयरों की लीडरशिप में आता हुआ दिख रहा है। एक और स्टॉक आमतौर पर नज़र में कम आता है, कोई खबर आ रही है। एक अपनी प्रमोटर कंपनी को ही ये एक कारोबार बेच रहे हैं 400 करोड़ रुपए में, ये खबर आ रही है। लार्ज ड्राइव एप्लीकेशन कारोबार ये अपना भेजने वाले, मैं वही देख रहा था। सीमेंस लार्ज ड्राइव्स इंडिया लिमिटेड इनकी सब्सिडरी है, जो अब सीमेंस जर्मनी की जो इनकी पेरेंट है उसको ये बेचने वाले हैं 400 करोड़ रुपए में, ये कहा जा रहा है। तो विद इन द ग्रुप हो रहा है, बट प्रमोटर कंपनी को ये ट्रांसफर होने वाली है, स्लम सेल बेसिस पर ये हो रहा है। तो 400 करोड़ में डील होने वाली, तो एक अपडेट है। 440 करोड़ में ये डील होने वाली है, ये आपके लिए एक अपडेट आ रहा है सीमेंस की तरफ से। एक बार चार्ट पर भी राय ले लेते हैं सीमेंस। वैसे तो अच्छे मोमेंटम में ही रहा है ये काउंटर। और किरण जी जरा बताएं सीमेंस का चार्ट कैसा लगता है सर 2300 पे? सीमेंस पे व्यू थोड़ा सा पॉजिटिव ही रहेगा। अभी एक रेंज में, ब्रॉड रेंज में ट्रेड कर रहा है, पर बायस पॉजिटिव है। पॉजिटिव डाइवर्जेंस चार्ट पे देखने को मिल रहा है, जहां पे मार्केट्स की गिरावट इसने बिल्कुल पार्टिसिपेट नहीं किया था। तो अभी जिनके पास लॉन्ग पोजीशंस है या लॉन्ग पोजीशंस क्रिएट करना चाहते हैं, उनके लिए 2300 के नीचे के स्टॉप लॉसेस रहेंगे, 60-70 रुपए का रिस्क रहेगा। और अभी जो नेक्स्ट रेजिस्टेंस है वो लगभग 2500 का है, वहां पे रिव्यू लेना चाहिए। 2500 के ऊपर की क्लोजिंग एक नए दिशा इस स्टॉक को दिलाती नजर आएगी। मुझे लगता है कि 2500 के ऊपर अगर इसकी क्लोजिंग मिली तो 2900 और 3200 ये टारगेट देखने को मिलेंगे आते 1 से 2 महीनों में।
तो ये है आपके लिए सीमेंस पर राय इस वक्त आती हुई दिख रही है। आइए बढ़ते हैं आगे, और 3 बजने का वक्त आने में 5 मिनट बाकी है, तब तक आईटीसी पर करते हैं फोकस। और आईटीसी पर वरुण लेकर आए हैं एक बेहद इंटरेस्टिंग रिसर्च। सुबह सुबह आज सिद्धार्थ जी भी आईटीसी की बात करके गए थे, लेकिन वरुण ये बता रहे हैं कि फॉरेन इन्वेस्टर्स का भरोसा आईटीसी पर बढ़ रहा है। वरुण, ऐसा सही है? सही है अनिल जी, बढ़ रहा है। एक समय था जब घट रहा था, अब वो फिर से रिवर्सल आ गया और फिर से बढ़ने लगा है। अच्छा, तो पहले तो ये बताइए कि कितना बढ़ा है भरोसा, दूसरा ये बताइए कि क्यों बढ़ा है भरोसा। ओके, चलिए अनिल जी, तो दोनों बात मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले आपने जो पूछा कि कितना बड़ा है एफआईएस का आईटीसी पे भरोसा, तो अगर आप देखेंगे मार्च तिमाही में एफआईएस की जो हिस्सेदारी है उसमें 2% की बढ़ोतरी हुई है। यानी अगर शेयर्स के लिहाज से देखेंगे तो करीब 24.5 करोड़ शेयर जो है आईटीसी के एफआईएस ने खरीदे हैं। अमाउंट के लिहाज से देखेंगे तो जो खरीदारी है करीब 5 से 6 हज़ार करोड़ रुपए के आसपास की हुई है। और ये तब है जब एफआईएस ने पूरे मार्च तिमाही में करीब 1,30,000 करोड़ के आसपास की बिकवाली जो है वो मार्केट में की है। यानी कि मार्केट में इन्होंने बिकवाली की है लेकिन आईटीसी में खरीदारी की है। आप दिसंबर का शेयर होल्डिंग पैटर्न निकाल के देख लीजिए, एफआईएस का हिस्सा जो था वो करीब 10% के आसपास का था, अब वो करीब 12% के आसपास है। यानी कि 2% के आसपास की खरीदारी इन्होंने की है। इनफैक्ट दिसंबर 2020 में अगर थोड़ा और पीछे जाएं तब 13% के आसपास का इनका हिस्सा था, वहाँ से लगातार कम हुआ। इसके लिए आप देखते थे कि आईटीसी वो 200 रुपये के आसपास ही ट्रेड करता था, लेकिन पिछले क्वार्टर में इन्होंने लपक के यहाँ पे खरीदारी की है और अच्छी खासी खरीदारी इन्होंने की है। अब इसका रीज़न, सबसे पहले तो नतीजे इस कंपनी के अच्छे आ रहे हैं। आपने देखा सिगरेट वॉल्यूम ग्रोथ किस तरह की आई है, और एफएमसीजी कारोबार में भी उतना खराब प्रदर्शन इस कंपनी का नहीं रहा है। दूसरा, ब्रोकरेज हाउसेस जो है इस कंपनी को लगातार आप अपग्रेड करते जा रहे हैं। इनफैक्ट जब नतीजे आए थे तब काफ़ी सारे ब्रोकरेज हाउसेस कह रहे थे कि इस कंपनी की जो सिगरेट वॉल्यूम ग्रोथ है वो ऑलरेडी प्री कोविड लेवल के ऊपर जा चुकी है और इस साल सिगरेट वॉल्यूम ग्रोथ और भी अच्छे रहने वाली है। इसके अलावा एमएससीआई का जो ईएसजी का सबसे बड़ा प्रॉब्लम था उसमें भी अगर आप देखेंगे तो इस कंपनी को लगातार रेटिंग जो है AA की मिलते आई है, तो वो दिक्कत भी जो है वो थोड़ी साइडलाइन हुई है। और ये सब मल्टीपल रीजंस है जिसके कारण आप देख रहे हैं कि एक समय पे एफआईएस जो इससे किनारा कर रहे थे उन्होंने फिर से खरीदारी शुरू कर दी है। अरे वाह, क्या बात है, खरीदे जा रहे हैं फॉरेन खरीद रहे हैं। और अनिल जी, आपको याद होगा स्टॉक्सी न्यूज में हम लगातार कहते थे आज आईटीसी में ब्लॉक डील हुई, आज आईटीसी में ब्लॉक डील हुई, 10 लाख 20 लाख, ये है वो ब्लॉक डील। अच्छा, अब पता चला कौन खरीद रहा था। हाँ, तो विदेशी निवेशक खरीद कर गए हैं। अब पता चला है कि मार्च की तिमाही में 2% हिस्सेदारी अच्छी मानी जाएगी। ओके, तो किस किस को लगता है कि आईटी से 300 रुपये हो जाएगा? बहुत ही छोटा, ज़्यादा मैं आप लोगों को एम्बिशियस टारगेट नहीं देना चाहता, छोटा। मुदित जी, बंसल जी, ओके। विश्वेश जी के हाथ में दर्द है इसलिए, बाकी वो उनका भी मानना है 300 रुपये हो जाएगा, हाथ इसलिए खड़ा ठीक है। तो कौन से विश्वेश जी सबसे अलग थोड़ी जाएंगे, सब लोग विश्वेश जी नहीं होगा 300 रुपये। पता नहीं अनिल जी, मेरी तो समझ के बाहर है आईटीसी। क्या आप दुखी क्यों लग रहे हैं? ऐसा लगता है कि देखो विश्वेश जी, तेजी मंदी चलती रहेगी लाइफ में, आप परेशान दुखी क्यों लग रहे हो? हम आप थोड़े दुखी लग रहे हो तो हमें चिंता हो रही है। नहीं, जरा भी दुखी नहीं। इनफैक्ट आई एम एंजॉयिंग बेस्ट टाइम ऑफ माय लाइफ अनिल जी। शॉर्ट था अनिल जी, अक्रॉस स्टॉक्स इंडेक्स, नई कंपनी स्टार्ट की है, स्टार्टअप इंडिया से रिकॉग्निशन मिला है, सेबी का लाइसेंस आ चुका है अनिल जी, ऐप बना रहा हूँ, एटलीस्ट 30-40 लोग हायर कर रहा हूँ। तो अनिल जी आई एम वेरी वर्क एंथुजियास्ट इनटू माय वर्क। तो मोस्टली अनिल जी ज़्यादा मैं व्यू इसलिए शेयर नहीं कर रहा हूँ क्योंकि मेरा व्यू जो लार्जर है वो बहुत ज़्यादा पॉजिटिव नहीं है और अभी ऐसा कोई रिवर्सल नहीं आया। प्रॉब्लम क्या होती है अनिल जी, जो आशु जी बोलते हैं वो मैं इस बात से सहमति रखता हूँ कि मार्केट अनिल जी जिस हिसाब से वॉलेटाइल है, पीपल माइट बी स्ट्रक एट अ हायर लेवल। और बाउंस बैक्स में क्या हो रहा है अनिल जी, अगर आप स्टॉक्स पे बाय रिकमेंडेशन दे रहे हो तो वो छोटा बाउंस आके कहीं रुक जाता है। तो मुझे लगता है टेम्पटेशन को कंट्रोल करना चाहिए, इसीलिए मैं अनिल जी साइलेंटली बैठा हूँ। जहाँ तक आईटीसी की बात है अनिल जी, मुझे लगता है कि 300 हो सकता है, लेकिन आई नेवर ट्रेड आईटीसी, तो अनिल जी क्या फ़ायदा उसका व्यू देख के। वैसा वैसे आपने आशु जी की बात की तो देखो, विश्वेश जी कह रहे हैं बेस्ट ऑफ लाइफ का बेस्ट टाइम चल रहा है, और आशु जी का भी बेस्ट टाइम चल रहा है। आशु जी भी घूम रहे। एक मिनट, मैं अभी आशु जी क्या कर रहे हैं वो बताऊँ उससे पहले एक बार जरा कुणाल जी कुछ कहना चाहते हैं, उसके बाद मैं आशु जी की तस्वीर आपको दिखाता हूँ। जी कुणाल जी। अनिल जी देखिए, आपका सवाल बहुत सीधा है, इसको अनिल जी लोग समझ नहीं पा रहे हैं। आपका सवाल है कि आईटीसी 300 आएगा क्या? हाँ। आपने ये थोड़ी कहा अनिल जी कि कब आएगा। हाँ, आपका सवाल है कि आएगा क्या? हाँ। तो अनिल जी जवाब है हाँ आएगा। सवाल ही इसीलिए पूछा गया ताकि कोई भी गलत ना पड़े।
जैसे कब लगा देता तो मामला मुश्किल हो जाता था, फिर तो जवाब आता ही नहीं, कभी न कभी तो आएगा। लेकिन हाँ, आप लोगों की जानकारी के लिए बता दूं, आशु जी इस वक्त जयपुर में पाए जाते हैं, और जयपुर में आशु जी जहाँ अपने मीटिंग्स कर रहे हैं और जो अपने क्लाइंट्स के साथ में या निवेशकों के साथ में, तो वो ये कह रहे हैं कि सभी जगह सिर्फ और सिर्फ जी बिजनेस चल रहा है। एक फ्लोर पे 8-8, 10-10 टेलीविजन उन्होंने फोटो खींच के भेजे हैं, बोले देखिए, या हाँ जो बीच में छोटे से दिख रहे हैं वो आशु जी हैं, वो बता रहे हैं कि देखिए तस्वीरें देखिए, आगे पीछे बोला हर एक फ्लोर पर जबरदस्त। हाँ, और एक फ्लोर पर 8-8, 10 टेलीविजन, ये पूरा देखिएगा पीछे, आप अगर पूरा देखेंगे 3-4 सेट देखिए, अलग अलग सेट्स टेलीविजन के आपको नजर आएंगे सारे उस तरह। बहुत ही बढ़िया सर। तो हाँ, और आशु जी है कहाँ? जयपुर में बताया मोती सन्स, जयपुर आज जैन साहब है नहीं तो बता रहे, जयपुर में मोती सन्स मेरे ख्याल से एक वो बड़ा ज्वेलरी शोरूम है शायद, जहाँ तक मुझे ख्याल है। वो तो देख लीजिए, सब जगह आप लोग ही छाए हुए हैं एकदम बिल्कुल। ज्वेलर्स हैं, ज्वेलर्स ना, मुझे याद तो है कि मोती सन्स ज्वेलर MI रोड पर है, वहाँ की जयपुर की बड़ी फेमस, काफ़ी बड़े हैं। हाँ, तो आशु जी वहाँ है, देखिए आशु जी की ताज़ा तस्वीरें आप इस वक्त देख सकते हैं। तो चलिए आशु जी एंजॉय करिए, विश्वेश जी आपके साथ साथ यहाँ एंजॉय कर रहे हैं, और बढ़ते हैं आगे। 3 बजे का वक्त है, 16,300 के ऊपर टिके रहने में कामयाब हुआ है निफ्टी, और 35,500 के ऊपर टिके रहने में कामयाब हुआ है बैंक निफ्टी। दिन की ऊंचाइयों की तरफ बंद होने के लिए तैयार है, और आज 16,300 के ऊपर की क्लोजिंग मिलती है तो दीप ये बड़ी काम की होगी, क्योंकि बड़े दिनों बाद हम 16,300 के ऊपर बंद हो गए। अब तक जो सबसे बढ़िया क्लोजिंग मिली थी वो थी 16,262 की, तो उसके ऊपर हम थोड़ा आज बढ़िया बंद होने की तैयारी में, तो देखते हैं वहाँ पर क्या कुछ हो पाता है। आइए, तो ITC की बात चली थी, तो कोलकाता वाले हमारे शरद जी हैं, बाकी टेक्निकल एक्सपर्ट्स ने तो सबने राय दे दी। शरद जी, जो वरुण बता रहे हैं कि फॉरेन इन्वेस्टर्स की तरफ से लगातार स्टेक बढ़ाई जा रही है इस कंपनी में, क्या है आपकी राय? मैं तो वैसे भी पॉजिटिव हूँ, जनरली मैं इस चीज़ को फॉलो नहीं करता कि कौन खरीद रहा है नहीं खरीद रहा है, मेरी अपनी अप्रोच है, उसके हिसाब से मैं डिसाइड करता हूँ। मेरा ये अभी भी मानना है कि 350 रुपये के तक के लक्ष्य ITC में बहुत जल्दी देखने को मिलने चाहिए, और उसके बियॉन्ड भी चलना चाहिए। और बीच बीच में हर स्टॉक ऐसे फेजेस में आते हैं जहाँ कुछ क्वार्टर्स की सेलिंग होती है या बहुत ज़्यादा इग्नोर्ड हो जाते हैं, जैसे अभी पूरा HDFC ग्रुप इग्नोर्ड है, तो मुझे लगता है वहाँ भी एक लॉन्ग टर्म अपॉर्चुनिटी वैसी ही बन रही है। ITC में ये अपॉर्चुनिटी मुझे लगता है अभी भी काफ़ी स्कोप है इसमें इंप्रूवमेंट का। 350 तक के लक्ष्य तो हैं हमारे। चलिए, तो 350 तो ITC ला ही सकता है, परेशानी की बात नहीं है। नजर रखेंगे इस काउंटर पर, अच्छी परफॉर्मेंस आ रही है और डेज हाई पर स्पाइक कर रहा है वरुण की रिपोर्ट के बाद। क्योंकि वरुण आप हैं ही हमारे साथ, तो ONGC की भी अब बात कर लें, इसके नतीजे आने वाले हैं। आज ऑफ कोर्स सुबह से इस पर और भी चर्चाएं चल रही थी कि क्या होने वाला है, तो वो तो आपने हमें बता ही दिया कैसे विंडफॉल टैक्स की बात हो रही है, बट नतीजे कैसे रहेंगे ONGC की, ये बताइए। तो दीप, नतीजे तो अच्छे रहने वाले इस कंपनी के, उसमें तो कोई डाउट ही नहीं। और जहाँ से मदद मिलेगी ना, वो बेसिकली कच्चे तेल के जो बढ़ते दाम है उससे काफ़ी हद तक मदद मिलेगी। इसके लिए माना जा रहा है कि जो ओवरऑल रियलाइजेशन है ONGC के, उसमें अच्छी खासी बढ़ोतरी होगी। नो डाउट वॉल्यूम्स उतने ज़्यादा बढ़ने वाले नहीं, इनफैक्ट वॉल्यूम्स में तो कमी का अनुमान लगाया जा रहा है, लेकिन उसके बावजूद नतीजे जो है वो अच्छे रहने वाले हैं। रेवेन्यूज़ करीब 22% बढ़ेंगे, EBITDA अगर आप देखेंगे तो वहाँ 23% के आसपास की बढ़ोतरी होगी। इसके लिए मार्जिन जो है उसमें आपको स्लाइटली बढ़ोतरी देखने मिल सकती है, 56.1% से बढ़ के 56.5% पे आएंगे। मुनाफा जो इसमें 28.5% के आसपास की बढ़ोतरी होगी, 11,270 करोड़ के आसपास का हमारा अनुमान है। तो हर पैमाने पे अगर आप देखेंगे तो नतीजे इस कंपनी के अच्छे रहने वाले हैं। ऑयल रियलाइजेशन बेसिकली जो है वो सुधरेंगी, और वहाँ से इस कंपनी को काफ़ी हद तक मदद मिलने वाली है। चलिए, नतीजे तो अच्छे रहेंगे, कुछ विंडफॉल गेन्स भी आएंगे। विंडफॉल गेन्स आ जाए तो अच्छा है, लेकिन आ भी जाए तो सरकार ले लेगी, डर तो यही है। रिपोर्ट तो यही लग रही है, हालांकि ये सिर्फ रिपोर्ट्स हैं, कोई कॉन्फर्मेशन नहीं है, सामने से आने दीजिए, बट ऑफ कोर्स नतीजे होता है इसके आपको अच्छे आगे देख सकते हैं। ONGC वैसे तो आज अगर आप देखें टॉप लूजर ना हुआ है, नहीं दिख रहे हैं। किरण जी, कोई इंपॉर्टेंट लेवल सर ONGC के लिए? ONGC का चार्ट स्ट्रक्चर देखते तो मेरा मानना है कि एक इम्पोर्टेंट सपोर्ट जोन इसने तोड़ दिया है। तो मेरा मानना है कि इम्पोर्टेंट सपोर्ट से ज्यादा इम्पोर्टेंट है इम्पोर्टेंट रेजिस्टेंस। इम्पोर्टेंट रेजिस्टेंस अभी 158, 160, ये ₹2 का जोन है, वो बहुत बड़ा सप्लाई जोन बनता नजर आएगा इस मंथली सीरीज के लिए। इसके ऊपर ही तेजी करनी चाहिए, नीचे में मुझे लगता है 135, 130 के लेवल्स देखने को मिल सकते हैं। तो अभी के लिए तो ONGC से थोड़ा परहेज रखने की सलाह है। जब ये रेजिस्टेंस जोन निकालेगा तब डिमांड ओवर पावरिंग सप्लाई का सिनेरियो आएगा, और उसी वक्त उसके बाद हमें एक अच्छी मूव देखने को मिलेगी। तो ये है आपके लिए ONGC जिस पर आपको रखनी है नजर।
RHI मैग्नेसीटा, आई थिंक पहले जो ओरिएंट रिफ्रैक्टरीज हुआ करती थी कंपनी, उसके नतीजे देखिए 42 करोड़ से मुनाफा बढ़कर 100 करोड़ का आपको आते हुए दिखा है। तो शानदार प्रदर्शन वहां कर 590 करोड़ की आई और स्पाइक देखिए जो आ रहा है इस काउंटर में। आई थिंक जैन साहब कई बार इस काउंटर को रेकमेंड कर चुके हैं, सेठी साहब के भी रेडार पर है। 65 करोड़ से कामकाजी मुनाफा 138 करोड़ का है, 2 गुना कामकाजी मुनाफा भी इनका बढ़कर आया। तो शानदार परफॉर्मेंस रही कंपनी की तरफ से। कुणाल जी जरा एक बार चार्ट भी पुल अप कर लें। RHI मैग्नेसीटा, आई थिंक पुराना नेम ओरिएंट रिफ्रैक्टरीज था इसका, बढ़िया नंबर 16% से बढ़कर मार्जिन सीधा 23.5% के आए। चार्ट देखिए कुणाल जी, स्पाइक कर रहा है 5% ऊपर, 6% ऊपर। अब दिपांशु चार्ट बहुत ही बेहतरीन है, न केवल शॉर्ट टर्म चार्ट्स अच्छे हैं, लॉन्ग टर्म में स्टॉक लगातार आउट परफॉर्म करता है। मैंने और राकेश जी ने इसको 10 की कमाई में भी खरीदारी की राय दी है पहले, और अभी स्टॉक में एक अच्छा करेक्शन आ गया, जहां पर सपोर्ट है वहीं से बाउंस आता हुआ दिख रहा है। तो मुझे लगता है कि इस तेजी में स्टॉक 600 रुपए तक जा सकता है। ट्रेडिंग लायक शेयर उतना नहीं है ये, लेकिन अगर इसमें निवेश किया जाए तो पहला टारगेट 620 के आसपास, और इवेंचुअली मुझे लगता है 645 तक के लेवल्स भी देखने को मिलेंगे। तो गिरावट में इसमें खरीदारी की राय। तो गिरावट में खरीदारी की राय है। RHI मैग्नेसीटा ये है आपके लिए काउंटर जिस पर एक बढ़िया मूव इस समय आती हुई दिख रही है। स्टॉक भी कर रहा है स्पाइक का बढ़िया मूव, कुछ और काउंटर्स में भी आ रही है। सुमित जी, माइंडट्री का चार्ट देखें, सुबह से हम हाईलाइट कर रहे थे कोफोर्ज, माइंडट्री, बिरला सॉफ्ट, फर्स्ट सोर्स सारे मूव कर रहे थे। माइंडट्री में एक फ्रेश मूव आ रहा है, जरा चार्ट देखें सर इसका। लॉन्ग पोजीशंस इनिशिएट कर सकते हैं। स्टॉक एक करेक्शन के बाद अब जस्ट बाउंस बैक का शुरुआत कर रहा है, तो ये बाउंस बैक ऊपर में 2900 तक, और 2900 का लेवल टूटता है तो 2950 तक के लेवल देखने को मिल सकते हैं अगले 2-3 दिनों के अंदर। तो फिलहाल एक बार बाउंस बैक के लिए होल्ड करें, यहां से और 100 रुपए तक का मूव ऊपर की तरफ माइंडट्री में देखने को मिल सकता है। कि मूव आपको माइंडट्री में आती हुई दिख सकती है, नजर रखिएगा इस काउंटर पर भी। मूव तो अच्छी आ ही रही है। मिड कैप IT आज अच्छी परफॉर्मेंस दिखा रहा है, लार्ज कैप तो है ही मूवमेंट में, मिड कैप IT की भी अच्छी परफॉर्मेंस है। एक और स्टॉक जो काफ़ी वॉलेटाइल रहा है लेटली, ग्रैन्यूल्स, जब भी दिखाता है बड़ी मूव दिखाता है, आज 3-4% ऊपर ये ट्रेड करते हुए दिख रहा है। तो ग्रैन्यूल्स पर भी थोड़ा एक्शन आपको इस समय बनते हुए दिखेगा, इस पर रखनी है आपको नज़र। और वर्लपूल, इस पर एक अच्छी मूव आई है, नतीजे भी इसके एक्चुअली काफ़ी अच्छे थे जब आए थे, उस दिन इसने रिएक्ट नहीं किया, फिर ये मूवमेंट में आ रहा है। वागले साहब, वर्लपूल के चार्ट पर कोई राय से 7.5% ऊपर डेज हाई पर, और माफ कीजिएगा आज तो वागले साहब है नहीं शो पर। किरण जी जरा आप ही एक बार देख लें, 1615 पर वर्लपूल कैसा लगता है सर? वर्लपूल में एक बड़ा वाला ब्रेकडाउन देखने को मिला था, और जिस तरीके से ये स्टॉक ने अभी वापस एक बार पुल बैक दिया है वो काफी बहुत बेहतरीन देखने को मिल रहा है। पर अभी देखने वाली चीज ये है कि ये 1550 का सपोर्ट ले रहा है क्या नहीं वीकली क्लोजिंग बेसिस पे अगले हफ्ते के लिए। अगर ये 1550 के ऊपर अगले हफ्ते सस्टेन कर देता है तो मेरा मानना है कि 1700 वो नेक्स्ट रेजिस्टेंस है वो टेस्ट करता नजर आएगा, और 1700 के ऊपर असली वाली तेजी देखने को मिलेगी। जो पैकेजिंग शेयर की बात कर रहे थे उसमें एक पैकेजिंग शेयर जो जैन साहब ने आज क्या गजब का चुना, TCPL पैकेजिंग, सुबह 830 पर जैन साहब ने रिकमेंड किया था, 900 रुपए के आसपास ट्रेड कर रहा है, 14% मजबूत है। तो पैकेजिंग शेयरों में जो जबरदस्त रफ्तार बनी है। रिजल्ट्स अभी जिंदाल पोली के आए थे, कॉस्मो फिल्म्स के रिजल्ट तगड़े थे, कल रिजल्ट्स आपको परसों शाम को आपको पॉलीप्लेक्स को देखने को मिले, और जैन साहब का सुबह का स्टॉक TCPL पैकेजिंग भी कमाल करता हुआ दिख रहा है। यहाँ पर 14% का बड़ा उछाल। आज कैश मार्केट के स्टॉक्स में पूरी रौनक लौटती हुई। कल सुबह जिस तरह का एकदम गंदा सा मनहूस जैसा माहौल था, आज पूरे मतलब 20% 15% बढ़ने वाले ढेरों स्टॉक हैं जो आज तेजी के साथ। जिंदल पोली 20% के ऊपरी सर्किट पर है। यूनिवर्सल फोटो ये भी एक्चुअली जिंदल पोल ग्रुप की है, उसी की कंपनी है, वो भी 20% ऊपर के सर्किट पर ट्रेड करता हुआ दिखा। आइनियोस स्टाइरोलेशन जिसका जिक्र हमने किया था, एक्चुअली कुणाल जी से इस पर राय भी, कुणाल जी से राय डिविडेंड मिला है उन्हें, बड़ा कुणाल जी डिविडेंड की बधाई हो। वैसे तो बड़ा है लेकिन फिर भी आपके ओवरऑल पोर्टफोलियो साइज को देखते हुए काफ़ी छोटा है, तो क्या वापस थोड़ी इन्वेस्ट करेंगे, खर्चे ही करेंगे ना इसका कुछ ना कुछ। नहीं अनिल जी, देखिए डिविडेंड से तो अनिल जी खर्चा ही करना चाहिए, डिविडेंड को री इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए, मेरी एक रणनीति अनिल जी हमेशा से रही है। और अनिल जी बिल्कुल बहुत शानदार स्टॉक है, होल्ड करना चाहिए। जिनके पास भी, आपको याद होगा अनिल जी कितनी बार इसकी हम लोगों ने चर्चा की, जबरदस्त तेजी बनी, फिर करेक्शन भी काफी डीप आया, और अब मुझे लगता है अनिल जी इन स्तरों पर भी बाय करके चलना चाहिए मध्यम से लंबी अवधि के लिए। वापस से स्टॉक 1400 के लेवल्स को हिट करेगा तो मेरी राय में बिल्कुल इन स्तरों पर बाय करने की राय। अच्छा, इस पर भी कोई आपने रिसर्च की है कि ये डिविडेंड वाला खर्चा किस पर करना चाहिए, किस पर, किन पर, किस तरीके से?
अनिल जी देखिए, मेरा ये मानना रहा है अनिल जी कि हर पोर्टफोलियो इन्वेस्टर का लक्ष्य ये होना चाहिए। अब आपने पूछा है तो अनिल जी बता रहा हूं कि अनिल जी हर पोर्टफोलियो इन्वेस्टर का लक्ष्य होना चाहिए कि डिविडेंड इनकम से उसके घर का खर्च निकल जाए। अनिल जी जिस दिन वो हासिल आपने कर लिया तो आप फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट हो जाते हैं। अनिल जी डिविडेंड यील्ड कोई 0.5% होती है पोर्टफोलियो की, तो अगर आपका महीने का खर्च डिविडेंड से निकल जाए तो यू आर फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट फॉर लाइफ। वाह, बहुत बढ़िया। बंसल जी आपको कुछ और सोचना पड़ेगा। देखो ये सवाल बंसल जी की तरफ से मैंने पूछा था एंकर होने के नाते कि कहाँ खर्चा करेंगे, कैसे करेंगे, जरा पूछ लो। बंसल जी आप जैसा जवाब चाहते थे मिला नहीं, वो घर वाले खर्चे में कहीं आप फिट हुए नहीं, कुछ और सोचिए, नया तरीका। कुणाल जी इस बार भी बचकर निकल गए हैं। आइए बढ़ते आगे। महिंद्रा एंड महिंद्रा देने वाला है अपना रिजल्ट, और रिजल्ट कैसे रहेंगे बताएंगे हमें कुशल गुप्ता। तैयार है हमारे साथ कुशल। M&M कैसे आएंगे रिजल्ट कल है ना? रिजल्ट्स हाँ कल ही कल है, कल शनिवार को। वैसे यूजुअली सैटरडे यूजुअली नहीं आता है, थोड़ा सरप्राइजिंग का कंफर्म कर लिया जाए। चलो बढ़िया, शनिवार को रिजल्ट है कल, बताइए। नंबर्स के लिहाज से टॉप लाइन तो अच्छी रहने वाली है सर। 28% की ग्रोथ के साथ 17,080 करोड़ रुपए पर हम M&M का आय देख पाएंगे, और स्पेसिफिकली इसलिए भी क्योंकि रियलाइजेशंस में 13% का उछाल आता हुआ दिख सकता है, और साथ ही वॉल्यूम्स भी 13% बढ़कर लगभग 2.28 लाख यूनिट्स कंपनी ने दर्ज की है। तो जाहिर सी बात है कि इससे कंपनी को रियलाइजेशंस और वॉल्यूम ग्रोथ से फायदा मिलता हुआ दिखेगा। लेकिन अगेन जिस तरह से कमोडिटी इन्फ्लेशन आता हुआ दिखा है उसका क्लियर कट इम्पैक्ट कंपनी की मार्जिन्स और कामकाजी मुनाफे पर आता हुआ दिख सकता है। 8% गिरकर कामकाजी मुनाफा 1800 करोड़ रुपए पर, और साथ ही मार्जिन्स 14.7% था पिछले साल, और इस बारी 10.5% आता हुआ दिख सकता है। तो बड़ा कट करीबन 4% का हम मार्जिन्स में एक्सपेक्ट करके चल रहे हैं। एडजस्टेड बेसिस पर मुनाफा अगर देखेंगे तो वहां पर भी 5.5-6% की कटौती रहेगी। 1002 करोड़ रुपए पिछले साल था, जिसमें पिछले साल एक्सेप्शनल लॉस 840 करोड़ रुपए का था, तो उसको एडजस्ट करके 1002 करोड़ का पिछले साल का बेस बनता है, और इस बारी 945 करोड़ पर कंपनी मुनाफा दर्ज कर सकती है। तो ओवरऑल यही देखना है कि नंबर्स तो किस तरह से मार्जिन्स पर आगे के लिए कंट्रोल कर सकते हैं, ये किस तरह की रणनीति वो बनाएंगे, प्राइस हाइक्स कितनी एक्सपेक्टेड है, और ट्रैक्टर डिमांड जो कि पिछले कुछ तिमाहियों से सबड्यूड है, उसको लेकर कंपनी आगे के लिए क्या अपना आउटलुक देती है, यहां पर हमारा फोकस रहेगा। ओके, तो ये है आपके लिए M&M। काफ़ी एक्टिव रहा है ये काउंटर, परफॉर्मेंस भी अच्छी रही है, हमारे एक्सपर्ट्स के रेडार पर भी लगातार आते रखा है, और चार्ट ने भी अच्छा परफॉर्म किया है। ऑटोज में इनफैक्ट सर देखेंगे तो मारुति और M&M दोनों ही मजबूती के साथ आगे बढ़ते हुए दिख रहे हैं। आइए आगे बढ़ते हैं। तैयार है किरण जी बिगुल उनके लिए, किरण का कमाल। जी सर बताएं। स्ट्रेटेजी है और बहुत ही बड़ी रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो वाली स्ट्रेटेजी है। डॉक्टर रेड्डी का 4400 का कॉल ऑप्शन जो कि लगभग 138-140 के आसपास मिल रहा है, वो बाय करना है। 4400 का कॉल ऑप्शन, स्टॉप लॉस आपका 20 रुपए नीचे रहेगा, यानी 120 का रहेगा। टारगेट मेरा रहेगा 290 और 300। 20 रुपए की रिस्क है अनिल जी, उसके सामने आपको 150 रुपए के आसपास के रिटर्न देखने को मिलेंगे। इतना बड़ा रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो है। अगर हम डॉक्टर रेड्डी का चार्ट देखते हैं, डॉक्टर रेड्डी का अगर चार्ट देखते हैं तो एक इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर, क्लासिक इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर का ब्रेकआउट होने जा रहा है। 4400 के ऊपर की क्लोजिंग यानी उसके ब्रेकआउट होने की प्रोबेबिलिटी बहुत बढ़ती है, और अगर ये होती है तो मेरा पहला टारगेट रहेगा 4800। तो एक बड़ा वाला टारगेट आपको देखने को मिलेगा 4400 से 4800, इधर से 400 रुपए की मूव देखने को मिलेगी, और ये पॉजिटिव डाइवर्जन देखने को मिल रहा है, जहां पे सारे फार्मा काउंटर्स और प्रैक्टिकली हर एक स्टॉक नीचे जा रहा है, ये बिल्कुल नहीं जा रहा है। ये एक बहुत अच्छी बात डॉक्टर रेड्डी में देखने को मिल रही है। तो 4400 का कॉल ऑप्शन, 120 का स्टॉप लॉस, 290 300 का टारगेट। ओके, तो ये है आपके लिए डॉक्टर रेड्डीज। 4400 का कॉल खरीद कर जाइए। फार्मा शेयर्स में भी अगेन रीसेंट आउट परफॉर्मर डॉक्टर रेड्डीज ही रहा है, और इस पर रखनी है नजर। एक और स्टॉक जो ऑफकोर्स फार्मा स्पेस से लगातार फोकस में रहता ही है, वो है सन फार्मा। परेशानियां इसकी अभी भी कुछ कम नहीं हुई हैं, बट पिछली तिमाही नतीजों के लिहाज से कैसी रही सन फार्मा की, आइए जानते हैं कुशल के साथ। कुशल बताइए, मंडे को आने वाले हैं इसके नतीजे, कैसे रहेंगे?
देखिए नंबर्स के लिहाज से तो दीपांशु अच्छी एक्सपेक्टेड है। 11% बढ़कर आय 9,430 करोड़ रुपए पर आ सकती है, क्योंकि यूएस सेल्स तो ऑलमोस्ट फ्लैट रही है। हालांकि जो डोमेस्टिक फॉर्मुलेशन कारोबार है इनका, वहां पर बिक्री में हम ऑलमोस्ट 7% की ग्रोथ देख रहे हैं, तो उससे कंपनी की ओवरऑल आय में करीब 10 से 11% की हम उछाल एक्सपेक्टेड है। साथ ही कामकाजी मुनाफा करीबन 18% बढ़कर 2412 करोड़ पर रह सकता है, और कंपनी की मार्जिन पर भी सुधार है, लगभग 1.5% का। 25.6% पर मार्जिन भी कंपनी की आएंगी। इनफैक्ट आप देखिए एडजस्टेड बेसिस पर जो मुनाफा है वो करीबन 14-15% बढ़कर 1740 करोड़ पर हम अनुमान लगाकर चल रहे हैं, क्योंकि पिछले साल एक्सेप्शनल लॉस था कंपनी को करीबन 750 करोड़ रुपए का। तो ये जरूर देखना होगा कि यहाँ पर एडजस्टेड बेसिस पर मुनाफा किस तरह का आता है, और खासकर जो स्पेशलिटी पोर्टफोलियो है इनका, उसको लेकर उसके स्केल अप को लेकर किस तरह का आउटलुक कंपनी दर्ज करती है, ये देखना काफी अहम रहेगा। तो ये है आपके लिए सन फार्मा। शरद जी, कोई राय इस पर? अगेन काफी एक्सपेक्टेशंस रहती हैं बट डिलीवर करने में परेशानी आती है। अभी भी इनके जो यूएस एफडीए इश्यूज हैं वो भी पेंडिंग है, क्या राय बनती है सर? देखिए, हमारा मानना है कि इस क्वार्टर के नंबर्स में तो ठीक है कि कोई सिक्वेंशियली हम कोई खास ग्रोथ की उम्मीद नहीं कर रहे हैं, रादर डी ग्रोथ ही रहनी चाहिए सिक्वेंशियली। बट फॉरवर्ड लुकिंग के हिसाब से जैसे जैसे ये प्रॉब्लम्स जो हैं थोड़ी बहुत रिजॉल्व होती भी हैं या नहीं भी होती हैं, तो भी कंपनी लगभग अगले साल 35 रुपए के आसपास की ईपीएस रिपोर्ट करेगी। तो हमें लगता है 1050 तक के टारगेट्स के हिसाब से इसको बाई करना चाहिए। हमें लगता है एक साल में 1050 तक के टारगेट्स पॉसिबल हैं स्टॉक। ओके, 1050 के लेवल्स आते हुए दिख सकते हैं फार्मा के लिए। इसके कंसोलिडेशन में ही बना हुआ है ये काउंटर, और जैसे ही हायर साइड में 930 के लेवल निकालेगा उसके बाद बड़ा अपसाइड मूव देखने को मिल सकता है। 980 से 1000 तक के अपसाइड मूव देखने को मिलेंगे। अभी एक दायरा बना हुआ है, लोअर साइड में 880 और हायर साइड में 930, तो 930 के ऊपर ही अग्रेसिव होकर बाय करके चलेंगे 1000 के टारगेट के लिए। तो ये है आपके लिए सन फार्मा, जहां पर आपको रखनी है नजर। कैश मार्केट के स्टॉक्स पर रखिए नजर। अभी जैसे अनिल कह ही रहे थे कि यहाँ पर आपको एक बड़े मूव आते हुए दिख रहे हैं चुनिंदा काउंटर्स में, और उसमें से एक है गैलेक्सी सर्फेक्टेंट्स। जरा इसका चार्ट पुल अप करिए, और जबरदस्त स्पाइक आ रहा है गैलेक्सी सर्फेक्टेंट्स पर। अभी अभी 5% की अप मूव आती हुई दिखिए। बंसल जी जरा देखें गैलेक्सी सर्फेक्टेंट्स का चार्ट 2900 के पार जा रहा है। 150 रुपए की मूव पिछले कुछ मिनटों में आई है सर। जी दीपांशु, मूव आया है स्टॉक के अंदर, नीचे से अच्छा रिवर्स। आज का हाई 3000 के ऊपर का है, और यहाँ पर स्टॉक में 2930 2940 के अराउंड काफी स्ट्रॉन्ग हर्डल भी है। 2880 के अराउंड ट्रेड कर रहा है, तो किसी ने ले रखा है तो दीपांशु होल्ड करे। फ्रेश खरीदारी के लिए मेरा ऐसा मानना है वेट करना चाहिए। 2900 के ऊपर की क्लोजिंग मिले तभी नई खरीदारी की राय होगी। तो ये आपके लिए गैलेक्सी सर्फेक्टेंट्स जहां पर आपको रखनी है नजर। BEML, कुणाल जी आपके पास आ रहा हूं, क्योंकि आपने और राकेश जी ने कई बार इस स्टॉक को पकड़ा है, अच्छी मूव पकड़ी है और बड़े टारगेट्स आए, उसके बाद करेक्ट हुआ। आज नतीजे भी आए थे, नतीजे उतने शानदार नहीं रहे थे, बट BEML अब थोड़ा मूव दिखा रहा है सर। जरा देखें कुणाल जी। दीपांशु, तो काफी बड़ा करेक्शन BEML में आ चुका है। BEL में अगर आप चार्ट पर देखें और जिस तरह का चार्ट स्ट्रक्चर है, मुझे लगता है कि इन स्तरों के आसपास एक सपोर्ट है और वहीं से आपको एक बाउंस आता हुआ दिख रहा है। तो थोड़ा और ऊपर के लेवल्स देखने को डेफिनेटली मिल सकते हैं। करेक्टेड स्टॉक है तो रिबाउंड की पूरी संभावना है, तो जिनके पास है बिल्कुल निवेशित रहने की राय है। रिबाउंड की पूरी संभावना है, अगर है आपके पास तो निवेशित रहने की सलाह है। इंडियन होटल्स आज सुबह सुस्त था और उसके बाद अब थोड़ा एक्शन में आ रहा है। गोदरेज प्रॉपर्टीज पर एक मूव आ रही है, ट्रेंड मूव करते हुए दिख रहा है। इनफैक्ट रियल एस्टेट स्टॉक्स पर रखिए नजर। गोदरेज प्रॉपर्टीज की भी मैंने बात करी, इंडिया बुल्स रियल एस्टेट, हालांकि यहाँ पर भी एक आज थोड़ा मूवमेंट दिखा रहा है सर। एक इनफैक्ट अच्छा स्पाइक आया था थोड़ी देर पहले और अब फ्रेश एक मूव आ रही है। 3-3.5% ऊपर ही है, बट जिन लेवल से आया है एकदम नीचे से अच्छा, नीचे से बहुत अच्छा घूम के आया है सर इंडिया बुल्स रियल एस्टेट। सुमित जी, सिर्फ ट्रेड के लिए कोई राय इंडिया बुल्स रियल एस्टेट? दीपांशु, मेरे को लग रहा है कि 10 मिनट बचे हैं, मंडे देखेंगे, अभी तो जाने दीजिए स्टॉक को। कुछ खास दम तो नहीं लग रहा है। एक पुल बैक बाउंस बैक 5-7 रुपए का आ सकता है, तो बेटर रहेगा अवॉइड करते हैं। तो यह है आपके लिए इंडिया बुल्स रियल एस्टेट, जिस पर रखनी है नजर। रियल एस्टेट काउंटर्स भी अब एक्शन में आ रहे हैं। आइए आखिरी कुछ मिनट बाकी हैं, करते हैं स्वागत जय ठक्कर का कैश का ऑप्शन।
गुड आफ्टरनून जय। अच्छी मूव रही जो आज सुबह आपने 16,400 का कॉल खरीदवाया, उसके बाद बाजार एक बार अच्छे मोमेंटम में भी आया, 16,370 का हाई बनाया, उससे ज्यादा दूर नहीं है निफ्टी। बताएं इस समय क्या करना है। वेरी गुड आफ्टरनून टू यू दीपांशु, वेरी गुड आफ्टरनून टू अनिल जी। बिल्कुल कल भी हमने ये बैंक निफ्टी दोनों पर कॉल ऑप्शन दिया और आज 16,400 का दिया हमने, 124 के आसपास 144-45 तक भी गया। दीपांशु का अच्छा मूव वहां पर देखने मिला और 16,450 तक के लेवल्स में स्पॉट में एक्सपेक्ट कर रहा था टेस्ट करने को। 370 तो टेस्ट किया है, मे बी मंडे ट्यूसडे हमें 16,400 450 तक के लेवल्स टेस्ट करने मिले। तो निफ्टी पर ऑलरेडी हमारा एक कॉल ओपन है, तो मैं एक स्टॉक स्पेसिफिकली देता हूँ बिकॉज निफ्टी 16,400 में अगर और किसी भी पोजीशन बनानी हो तो बना भी सकते हैं अभी। आई मीन वो पेंडिंग टारगेट से वहां पे रिव्यू करना जरूरी है 16,400 450 पे दी कि फिर वेदर इट्स गोइंग टुवर्ड 16,650 और मे बी रिवर्सिंग बैक टू इज लोअर एंड ऑफ द रेंज जो 16,100 200 की जो रेंज है। सो वो लेवल इंपॉर्टेंट रहेगा देखने के लिए। ओवरऑल शॉर्ट टर्म में बायस के मोमेंटम पॉजिटिव है, तो कॉल साइड पर बने रह सकते हैं अनटिल अनलेस देयर इज अ रिवर्सल। तो स्टॉक स्पेसिफिकली विप्रो का 470 का कॉल खरीदे आप, 470 का कॉल विप्रो का 16 रुपए 70 पैसे पे मिल रहा थी। इसको खरीदे आप 8 रुपए 90 पैसे का एक स्टॉप लॉस रहेगा, तो नियरली अराउंड 8 पॉइंट्स यानी कि 4800 के आसपास का एक आपका रिस्क रहेगा इन रुपीज टर्म। 8.90 का स्टॉप लॉस 16.70 पे खरीदना है। फर्स्ट टारगेट डीप इसका बनेगा 28 का एंड सेकंड टारगेट विल बी 35। सो 28 एंड 35 ये दो टारगेट्स के लिए खरीदना है विप्रो का 470 का कॉल। रीजन भी इसके विप्रो में काफी समय के बाद अगर आप देखेंगे तो एक पॉजिटिव वीकली क्लोज देखने मिल रहा है दीपांशु। इट्स ऑलमोस्ट आफ्टर, अगर आप देखेंगे तो ऑलमोस्ट 10 हफ्तों के बाद एक पॉजिटिव वीकली क्लोज देखने मिल रहा है, इन दैट टू इन अ फॉर्म ऑफ अ हैमर कैंडलस्टिक पैटर्न विच इज अ बुलिश रिवर्सल पैटर्न। काफी ओवरसोल्ड हो चुका है, मोमेंटम भी काफी पॉजिटिव है इसका। यहाँ पे मैं एक शॉर्ट कवरिंग भी देख रहा हूँ पिछले 2 दिनों से, अगर आप देख रहे हैं तो स्टॉक में एक शॉर्ट कवरिंग भी हमें देखने मिल रही है। आई थिंक दैट शॉर्ट कवरिंग इज अ रिवर्सल, इसीलिए शॉर्ट टर्म के लिए, तो इसीलिए इसका कॉल ऑप्शन रेकमेंड किया है 470 के स्ट्राइक का। मुझे ऐसा लग रहा है कि विप्रो में लगभग हमें 495-500 तक के लेवल्स नेक्स्ट वीक में देखने मिलेंगे स्पॉट में। आपके लिए विप्रो में खरीदारी करने की राय सुमित जी की तरफ से धन्यवाद स्वीकार कर लें। आज सुबह सुबह पहला कॉल सुमित जी की तरफ से बाजार खुलते ही विप्रो पर ही आया था। यहाँ पर विप्रो खरीदने की राय उन्होंने भी दी थी, उनका भी टारगेट 710 715 तक के फाइनल टारगेट है, 698 के टारगेट है। सुमित जी सॉरी विप्रो नहीं, विप्रो के टारगेट 470 और 480 के रखे जाए ना, एकदम डे हाई पे आ गया है और पहला टारगेट तो अचीव होने वाला है। तो बहुत बहुत धन्यवाद जय को भी, और अगले हफ्ते के लिए रखें अभी और ऊपर का मूव देखने को मिलना चाहिए। ओके, तो ये आपके लिए विप्रो। सुबह सुमित जी की कॉल थी, पहला टारगेट हिट हो गया, अब आप रखे रहिए, अगले हफ्ते भी अच्छी मूव आएगी। पर आइए आखिरी कुछ मिनट बाकी हैं, वीकेंड से पहले क्या करके जाना है जान लेते हैं अनिल जी की मार्केट स्ट्रैटेजी में। सर ठीक ठाक है, डाउ फ्यूचर्स 2:30 बजे सपाट थे, अब देखिए फिर से ऊपर आ रहे हैं, पॉइंट ऊपर है, आधा परसेंट ऊपर नैस्डैक, दोनों रेस लगा रहे हैं, दोनों नैस्डैक और फ्यूचर देखो 68 सेम लेवल्स, हाँ दोनों दौड़ लगा रहे हैं, कौन आगे निकले कौन परसेंटेज में नैस्डैक आगे निकल गया, डाउ को पता ही नहीं है परसेंटेज बहुत आगे निकल गया। तो अच्छा एक्शन आ रहा है, हालांकि मंडे को बंद है तो आज शाम को वीकेंड से पहले क्या होता है वो पता नहीं, बट अमेरिकी बाजार ठीक है, यूरोप के बाजार अच्छे हैं और रुपया भी थोड़ा मजबूत हुआ है, 6 पैसे मजबूत हुआ अभी थोड़ी देर पहले। सर बताएं क्या करके जाना। देखिए वैसे तो कहीं कहीं समस्या है नहीं, और जो क्लोजिंग आपको मिल रही है वो बहुत ही बढ़िया है, 2 हफ्तों के हाईएस्ट लेवल पर जाकर आप बाजार पे बंद हो रहे हैं, तो ऐसे सब कुछ ठीक है। आप अपनी लॉन्ग पोजीशन को रख सकते हैं, डर लगता है तो 16,000 का आउट ऑफ द मनी का पुट लेकर जाएं, सिर्फ इंश्योरेंस और हेज के पर्पज से, अदरवाइज जरूरत नहीं है, तो वो वाला एक रख लें। कम रिस्क रखने तो 16,200 का पुट खरीदे रख सकते हैं। अब रहा सवाल फ्रेश खरीदारी का, मैं 16,425 के ऊपर सोमवार को करना प्रीफर करूंगा बजाय आज वीकेंड के रिस्क रखने के लिए, तो फ्रेश खरीदारी की राय नहीं है। निफ्टी ये हो गई, बैंक निफ्टी 35,625 है, फ्रेश खरीदारी की राय यहाँ भी नहीं है। अगर आप ऑलरेडी लेकर बैठे हैं तो 35,000 या 35,200 का पुट लेकर आप हेज कर सकते हैं। नया जो खरीदना है हम सोमवार सुबह भी खरीद सकते हैं, उसे होल्ड कर लीजिए। रिस्क रिवॉर्ड रेशियो डे हाई पर वीक हाई पर खरीद कर जाने का कम बनता है, तो इसलिए हम, क्योंकि अभी 16,360 है, 16,414 का हाई बनाया आपने इस रनअप में, यानी कितना बचा 40 और 15 55-60 पर, यानी कि 75-100 पॉइंट ऊपर खुल सकता है। करेक्ट,
ज्यादा खुल जाए तो वैसे आपके पास कौन सा जीरो है, बहुत कुछ तो हो गई, बहुत कुछ है, तो बहुत अटके हुए हैं। उसी में बढ़ जाएगा। तो फ्रेश खरीदारी के लिए रिस्क रिवॉर्ड रेशियो फेवरेबल नहीं है, जो लॉन्ग पोजीशन है उसे होल्ड कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। बिल्कुल सर, चलिए ठीक है, ये है आपके लिए इस समय बाजार पर राय क्या करके जाना है। आइए इस हफ्ते के कुछ जो आउट परफॉर्मर्स और अंडर परफॉर्मर्स हैं उन पर एक क्विक कॉल ले लिया जाए। उससे पहले सुमित जी की कॉल है तैयार, सुमित के सुपरहिट। बताएं सर। दिवांशु, बाय का स्टॉक है, अगले हफ्ते के लिए खरीदारी करें। और स्टॉक का अभी भाव चल रहा है 1600 रुपए, 1601 रुपए। स्टॉक का नाम है LNT। LNT के अंदर लोअर लेवल से बाउंस बैक आया है, अगले हफ्ते ये स्टॉक मूव करना चाहिए, जिसमें 1630 का इसका पहला टारगेट बनेगा, 1650 का इसका दूसरा टारगेट बनेगा। स्टॉक का जो नीचे में चार्ट्स के ऊपर सपोर्ट दिखाई दे रहा है वो 1575 के पास दिखाई दे रहा है। 1575 के स्टॉप लॉस से खरीदारी करनी है। 1630, 1650 ये दो लेवल ऊपर में देखने को मिल सकते हैं। ऑप्शन के जरिए भी यहाँ पे ट्रेड लिया जा सकता है। 1600 वाला कॉल अभी 53 रुपए 50 पैसे पे ट्रेड कर रहा है, इसको लेने का सलाह रहेगा। नीचे के अंदर 41 रुपए का स्टॉप लॉस लगाएं, ऊपर में 65 रुपए से लेकर 75 रुपए तक के लेवल 1600 के कॉल के अंदर देखने को मिल सकते हैं, और स्पॉट लेवल्स के अंदर 1630, 1650 के लेवल LNT में देखने को मिल सकते हैं। खरीदारी करें LNT। सचिन जी की तरफ से धन्यवाद ले लें आप, सुबह सुबह उनकी रिकमेंडेशन भी आई थी, और आशीष सर की तरफ से तो रिकमेंडेशन है ही LNT में खरीदारी करने की। मुनाफे वाले मुद्दे हैं तैयार हमारे साथ। बताएं सर। EST करके जाना है, और ऑटो में जिस तरह का मूवमेंट बना हुआ है, हमें लग रहा है हीरो मोटोकॉर्प जो ब्रेकआउट आज के सेशन में दिया है, मार्केट की वोलेटिलिटी कहीं भी स्टॉक पे हावी नहीं हुई है और स्टॉक अपने हाइस के पास ही ट्रेड होता हुआ नजर आ रहा है। हीरो मोटोकॉर्प को BTST करके जाएंगे 2770, सीधा 50 रुपए ऊपर टारगेट है। 2770 के टारगेट्स के लिए लॉन्ग करके चलेंगे। हीरो मोटोकॉर्प को स्टॉप लॉस रहेगा 2700 का। ओके, तो ये है हीरो मोटोकॉर्प जहां पर करनी है खरीदारी। सारे के सारे ऑटो काउंटर्स ही देखिए अब आपके रेडार पर आ रहे हैं। हीरो मोटोकॉर्प लीड कर रहा है इस समय। मारुति पर अभी थोड़ी देर पहले बात हो रही थी, टाटा मोटर्स शरद जी ने बात करी, M&M अभी हम नतीजों की बात कर रहे थे। अच्छी परफॉर्मेंस इन सारे ऑटो काउंटर्स ने दिखाई है। इनफैक्ट इस हफ्ते की बात करें तो M&M 5.5% ऊपर रहा है। बट इस हफ्ते का एक स्टार परफॉर्मर रहा है कोटक महिंद्रा बैंक, 6.5% ऊपर ये बंद होने की तैयारी दे रहा है। इस हफ्ते की मैं बात कर रहा हूँ, जो कोटक महिंद्रा बैंक में आपने मूव आती हुई देखी, तो एक शानदार परफॉर्मेंस कोटक बैंक की तरफ से ये हफ्ते रही है। बंसल जी, अगले हफ्ते भी स्ट्रेंथ रहेगी कोटक बैंक की, क्या 2000 के ऊपर जाएगा? बंसल जी, सवाल आपके लिए था सर, कोटक बैंक। ओके, ऑडियो डिस्कनेक्ट हो गया बंसल जी से, दोबारा कनेक्ट करेंगे। जरा किरण जी एक बार आप देख लें चार्ट 1950 कोटक बैंक। कोटक बैंक का चार्ट काफी स्ट्रांग है। इसने इस हफ्ते एक बहुत इंपॉर्टेंट लेवल जो कि 1840 की लेवल थी, वो बड़ी नेकलाइन थी, उसको क्रॉस किया है। बहुत अच्छे तरीके से क्लोज देखने को मिल रहा है। वीकली चार्ट्स पे बहुत ही अच्छा राउंडिंग बॉटम शॉर्ट टर्म चार्ट्स पे देखने को मिल रहा है। तो मेरा मानना है कि जो नेक्स्ट रेजिस्टेंस है वो पिछला स्विंग टॉप है, तो वो लगभग 1980 के आसपास है। वो छोटा सा वाला पहला वाला रेजिस्टेंस है। ये निकल जाने के बाद जो नेक्स्ट रेजिस्टेंस आ रहा है वो 2080 के आसपास आ रहा है। तो मेरा मानना है कि इवेंचुअली 2080 2100 के लेवल्स टेस्ट होने चाहिए। अभी के लिए मेरा स्टॉप लॉस रहेगा लगभग 1900 का। तो ये है आपके लिए कोटक बैंक, जिस पर आपको रखनी है नज़र। अच्छा एक्शन इस पर आते हुए दिखा है। HDFC लाइफ अगेन इस हफ्ते का एक स्टार परफॉर्मर रहा है, इस पर भी रखिएगा नज़र। 10% की तेज़ी है। HDFC लिमिटेड एंड ऑफ कोर्स HDFC बैंक भी 5% ऊपर रहा है। तो इस हफ्ते HDFC ग्रुप स्टॉक्स में एक रिबाउंड आया। शरद जी भी अभी बात कर रहे थे HDFC बैंक पर नज़र रखने की। आइए फिर क्लोजिंग की तरफ मूव करते हैं, और बढ़िया मूव कई सारे काउंटर्स पर आती हुई देखिए। इस बीच अनिल जी, जो ITC की कई ब्लॉक डील्स की हम बात कर रहे थे, FPIs के सौदे शायद हुए थे, 16-16.5 लाख के शेयर्स और अभी अभी ट्रेड होते हुए देखें एक ब्लॉक में ITC के। तो कुछ फ्रेश खरीदारी वहां पर भी आपको आती हुई दिख रही है। आइए, अपोलो हॉस्पिटल्स आज का स्टार। हाँ, आज के स्टार तो सिमी जी। सिमी जी, हाँ, सिमी जी ने मैसेज किया मेरे बलरामपुर चीनी के बलरामपुर टारगेट हासिल हो गए। हाँ, तो 400 को बधाई। बलरामपुर चीनी के 400 रुपए वाले टारगेट आ गए। तो सिमी जी का कुत्ता टॉमी ही है। ये प्रूव हो चुका है। सुबह हमने कौन सा डेल्टा के लिए पूछा था? डेल्टा के लिए पूछा था। तो लगभग 15 रुपए के लेवल ऊपर के। तो सिमी जी का 400 रुपए का टारगेट हासिल हुआ। सिमी जी जब कार्यक्रम में शामिल होंगी
तब अपने आप हमसे बधाई ले लेंगे। अभी तो हम ऑलरेडी देख चुके हैं, उसके बाद उनको जरूरत नहीं है, वो ले ही लेंगी अपने आप। तो फिलहाल ये है आपके लिए एक्शन वाला दिन, जहाँ पर अच्छी मजबूती और बहुत ही शानदार क्लोजिंग मिल रही है। 35,600 के ऊपर बैंक निफ्टी और 16,350 के ऊपर निफ्टी, बढ़िया क्लोजिंग है, बहुत ही शानदार, इसमें कोई डाउट नहीं। तो बढ़िया क्लोजिंग आपके लिए होती हुई दिख रही है। डाउ फ्यूचर्स, नैस्डैक फ्यूचर बढ़त अपनी बढ़ाते हुए 80 पॉइंट ऊपर आपको नजर आएंगे इस वक्त। तो हफ्ते के आखिरी दिन, सीरीज के पहले दिन, जोश बाजार में आप देख सकते हैं 1 से 1.25% तक की तेजी। और आखिरी मिनटों में थोड़ी रफ्तार जो पकड़ी है तेजी की तरफ, वो निफ्टी ने पकड़ी है। बैंक निफ्टी वहीं स्टेबल है, 35,650 की रेंज में टिका हुआ है। अब ये नहीं बढ़ रहा, बड़ा है निफ्टी, सेंसेक्स 1.25% मजबूत होता दिख रहा है। बढ़ने वाले शेयरों की संख्या पर नजर डालिए। बीएससी पर 2300 शेयर ऐसे हैं जो मजबूत है, 1200 शेयर कमजोर, यानी कि एक कमजोर शेयर के सामने 2 मजबूत शेयर तेजी से टिके हुए हैं। और वहीं एनएससी में 550 शेयर कमजोर हैं, 1400 शेयर मजबूत है। उससे आपको अंदाजा लगेगा कि बढ़ने और गिरने वाले शेयरों की संख्या में कितना फर्क है। तो बहुत ही बेहतरीन एक्शन इस वक्त होता हुआ दिख रहा है बाजार में। उम्मीद करें कि लगातार छठे दिन अमेरिकी बाजारों में मजबूती का माहौल रहे, ये आप उम्मीद करके चल सकते हैं इस वक्त। तो आइए, ये पूरा का पूरा एक्शन आपके लिए इस वक्त आता हुआ बाजार में 16,350 और 35,625 के ऊपर की क्लोजिंग के लिए तैयार होते हुए लगातार दूसरे दिन घंटी की मधुर आवाज 3:30 बजे भी आती हुई दिख रही है। नहीं तो लंबे समय बाद सुबह और दोपहर दोनों में मधुर आवाज। हाँ, ये 2 दिन ऐसे बहुत लंबे समय बाद हुए कि सुबह भी मधुर आवाज आया, दोपहर में भी। नहीं तो ऐसा लग रहा था कि सुबह तो फिर भी कभी कभी आ जाती थी, 3:30 बजे तो ऐसा लगता था कि मतलब जैसे समय ही नहीं कट रहा। चलिए, तो फाइनली बाजार हो चुके हैं बंद 16,352, 182 अंकों की तेजी के साथ बंद होते हुए निफ्टी पर हम 518 अंकों का बड़ा उछाल कल 750 पॉइंट बढ़ने के बाद बैंक निफ्टी पर 35,600 और 632 पॉइंट ऊपर बंद होता हुआ सेंसेक्स। ये है आज की कहानी, इस हफ्ते की कहानी। विदा लेने का वक्त है। कुणाल जी, राकेश जी, सुमित जी, जय ठक्कर साहब, आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया और धन्यवाद। किरण जी का, विश्वेश जी का और शरद जी का भी दिल से आज हमारा साथ देने के लिए। आइए, आप सबसे विदा लेने का वक्त है। थैंक यू वेरी मच। और मृत्युंजय हमारे साथ तैयार है, मुझे दीप को इजाज़त दीजिए।